जी। तो इस कमरे में एक चीज जो हम सब ने छोड़ी, वो छोड़ी स्पेस। तो चलिए स्पेस पे आने से पहले एक चीज पकड़ते हैं। यहां हम लिखे हार्मनी इन एग्जिस्टेंस। सो व्हाट इज एग्जिस्टेंस, लाइट जला। इसकी बात करते हैं, अंधेरा लग रहा, लाइट जला। है ना। तो एग्जिस्टेंस, मैंने एक शब्द आपकी तरफ फेंका है, उस शब्द का अर्थ क्या है, इसकी बात करते हैं साथ में, है ना। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पे जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, उस वस्तु जिसका नाम एग्जिस्टेंस दिए, ये एग्जिस्टेंस, साशु आजा बेटा, तेरा हुआ बेटा। एग्जिस्टेंस है सब कुछ। जो कुछ भी है, उस सब कुछ को मिलाकर हम वन एग्जिस्ट मार्कर बोल रहे हैं। वगैरह। ऑल दैट इज बीइंग कॉल्ड एग्जिस्टेंस। सो व्हाट इज ऑल दैट इज? All that is two main things. One is space and another is nature, broadly speaking. तो जो कुछ भी है उसको मिला के एग्जिस्टेंस बोला जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो कुछ भी है हम बोले, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके बाहर है या इसके अलावा है, जो इसमें एक्सक्लूडेड है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे उस ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी दें, ऐसा कोई भी देवी देवता या भगवान नहीं है जो इस एग्जिस्टेंस के बाहर है। क्योंकि एग्जिस्टेंस से हमारा मतलब है जो कुछ भी है, सब कुछ ही एग्जिस्टेंस बोला जा रहा है। तो अगर ये धरती भी किसी देवी देवता ने रची है, अगर ऐसा सच है, तो वो भी एग्जिस्टेंस के अंदर ही रह के उसने ये बिग बैंग भी करवाया। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के बाहर कुछ नहीं है, ये पहली बात। ये एग्जिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जो कि गुरुद्वारे में शब्द गाते हैं ना, शब्द में भी एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक है होसी सच। तो इसका क्या मतलब है? जो नानक का लिखा हुआ संगीत है, ये गाना, इसमें एक ओंकार की बात कर रहे हैं। वो बोलते कि आद अजुनी, अजुनी मतलब अजन्मा, और साथ में निर्भव निर्वैर मतलब जिसमें कोई भय नहीं है, जिसमें कोई वैर नहीं है। आद सच जुगाद सच, मतलब आद से सच मतलब समय, ये शुरुआत से ही सच है, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। जुगाद सच मतलब ये कई जुगों से सच है भी सच, मतलब इस क्षण भी ये सच है और होगा भी सच। गुरु नानक ऐसा बोलते हैं। तो ये जो अस्तित्व है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, ना ही टाइम में, ना ही स्पेस में। अगर इसका कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट होता, आप खुद सोचिए, इसकी अगर कोई बाउंड्री होती, तो उस बाउंड्री के बाहर कोई और चीज होती ना, जिसके, क्योंकि बाउंड्री का काम क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री? बाउंड्री इज दैट विच सेपरेट्स टू स्पेसेस, राइट? So if there was something, if there was a limit to it, which means there's a boundary of it, then what is outside the boundary would be the question. So as it turns out, by the very definition, we are saying all that is existence. इसका मतलब इसकी कोई बाउंड्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अलावा कोई और वस्तु या ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा प्रपोजल है कि जो एग्जिस्टेंस है, ये इकलौती एक ही वस्तु है, मतलब ये एक ही ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं कई सारे।
पर वो पार्ट्स हैं सारे, वो ऑल टुगेदर इनडिविजिबल है, इनसेपरेबल हैं। क्योंकि अगर एक पार्ट हटा के बाहर कर दिया जाए तो मतलब एक और चीज है जो एग्जिस्टेंस से अलग हो गई ना, तो मतलब दो चीजें हो जाती। पर हम बोल रहे हैं ऑल दैट इज एग्जिस्टेंस, राइट। तो ये एक कैसे है, अब ये बात हमको मुश्किल लगती समझने में। हम रूम में इतने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हम बोलते हैं सब एक कैसे है यार, है ना, मतलब एक कैसे हो सकता है। तो चलिए उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस के शब्द का हम ब्रेकअप देखते हैं। अस्तित्व हिंदी में मतलब अस्थि और त्व से बना। जैसे स्वत्व है, स्व और त्व। स्व मतलब स्वयं मैं, है ना। त्व मतलब मेरा होना कैसा है, मेरी व्यवस्था क्या है, वो मेरा त्व है। तो अस्थि का मतलब जो है, जो मैंने कहा ना, जो कुछ भी है, जिसका होना होता है, होता रहा है, अभी है और आगे भी होगा, जो कुछ भी है वो है अस्थि। और उसकी व्यवस्था यानी उसका होना, वो कैसा है, वो है त्व उसका। कुल मिला के बना अस्तित्व। मतलब जो कुछ भी है वो अपनी लॉज के साथ, अपने नियम के साथ कैसा है, इसको अस्तित्व बोला गया। दूसरी चीज, इंग्लिश में भी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट प्लस एसेंस। एग्जिस्ट अगेन इज और टू बी, मतलब जो है या जिसका होना है। एसेंस द वे इट इज। एंड हाउ इज द वे इट इज? इट इज इन हार्मनी, म्यूचुअली फुलफिलिंग एवरीथिंग। इस पे आगे देखेंगे। तो एग्जिस्टेंस को अगर देखा जाए तो ये एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस के रूप में है। मतलब आप सोचिए ये इकलौता ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के अलावा इसके बाहर कुछ नहीं है। ऐसा कोई पार्ट नहीं जो इस ऑब्जेक्ट के बाहर निकाल के कहीं और रखा जा सके, क्योंकि ऑब्जेक्ट अनंत है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही टाइम में ना ही स्पेस में। इसके बाहर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर ही हैं, जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो इसके हिस्से हैं। तो आप भी इसका हिस्सा हो, मैं भी इसका हिस्सा हूं। रूम की हवा, वो टेबल, वो चेयर और वो स्पेस भी इसका हिस्सा है। अभी तक कोई सवाल? तो जो हम कोएग्जिस्टेंस बोल रहे हैं, टॉप लेवल में इस कोएग्जिस्टेंस को अगर हम देखें, है ना, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब ब्रेकअप देख रहे हैं अब एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, और कोई चीज सह अस्तित्व नहीं, अस्तित्व खुद ही सह अस्तित्व है। तो सह अस्तित्व में दो प्रमुख ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं। सबसे पहला है स्पेस, हिंदी में बोले तो शून्य। आप इसी को परमात्मा बोल सकते हैं, इसी को कई लोगों ने ईश्वरा बोला, इसी को पर ब्रह्मा बोला, इसी को ब्राह्मण बोला, इसी को फादर भी जीसस ने बोला, है ना। ये है स्पेस। उस स्पेस के अंदर कई सारे यूनिट्स हैं, मटेरियल यूनिट्स हैं और कॉन्शियस यूनिट्स हैं। इन सारे यूनिट्स को हम कुल मिला के बोल रहे हैं नेचर। तो अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है शून्य का और प्रकृति का। इसी को शिव शक्ति बोल लीजिए, परम पिता परम माता बोल लीजिए, है ना, जो कुछ भी इसको बोले, ये इसी का को एग्जिस्टेंस है ना। तो ये सारी जो एनर्जी है अब दो प्रकार की है अगर देखते हैं, है ना। ये देखिए अस्तित्व का ब्रेकअप, एवर प्रेजेंट, ये अस्तित्व ही एवर प्रेजेंट है, हमेशा था, अभी भी यही है, आगे भी यही रहेगा। इनफैक्ट एवर प्रेजेंट में से एवर हटा दीजिए, प्रेजेंट, जो काल में हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पढ़ते हैं ना, ये प्रेजेंट जो है ये एग्जिस्टेंस का ही दूसरा नाम है। सेम ऑब्जेक्ट, टू नेम्स, एग्जिस्टेंस एंड प्रेजेंट।
ये जो दिस मोमेंट जो हम ये क्षण बोलते हैं, ये क्षण अस्तित्व ही है, ये दो चीजें नहीं है। दिस मोमेंट इटसेल्फ इज प्रेजेंट and existence is the only thing which is present right now in the present. So existence is itself the present. अब इसमें किस रूप में प्रेजेंट है एग्जिस्टेंस? दो चीजों में, अनंत इनफाइनाइट यूनिट्स विच आर ऑलवेज एक्टिव एंड वाइब्रेटिंग। किसी ने ग्रुप में बोला था ना, वाइब्रेशंस हैं। So this is the first part of thing which is infinite units in vibration, and these units are present with space. These units are actually submerged in space. हिंदी में बोले संपृक्त। देखा जाए तो प्रकृति की हर इकाई जो है ना, वो शून्य में ही भीगी हुई है, डूबी हुई है और घिरी हुई है। हर यूनिट, आपके रूम में टेबल, चेयर, आपकी बॉडी और यहां तक आप भी इसी स्पेस में भीगे हुए हैं, डूबे हुए हैं और घिरे हुए हैं। इस स्पेस के बाहर कोई भी नहीं निकल सकता। ये स्पेस ही वो चीज है जो सबको जोड़े हुई है। आप अभी अपना विजुअलाइज कीजिए, अर्थ और सन स्पेस में मूव कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी स्पेस में मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हैं। इन सबको किसने कनेक्ट किया है? स्पेस ने। सूरज से जो सनलाइट निकल के अर्थ तक पहुंच पाती है, उसका मीडियम क्या है जिसमें वो ट्रेवल कर पाती है? स्पेस। आप जो अपनी बॉडी से कम्युनिकेट कर पाते हो, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, वो कहां हो रहा है? स्पेस के अंदर। दो मैग्नेट्स, दो चुंबक एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड होता है ना दोनों का। वो मैग्नेटिक फील्ड ही स्पेस का एक फील्ड है, वो स्पेस का ही एक अंश है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी स्पेस ही है। साइंस ने जितने भी फील्ड्स खोजे हैं, ये स्पेस के अलग अलग चेहरे हैं। मतलब स्पेस ही वो फील्ड है, यूनिफाइड फील्ड, जो हर जगह प्रेजेंट है। यही वो मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू कोई भी दो यूनिट्स नेचर के एक दूसरे को पहचान पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं। चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं। जो भी नेचर की यूनिट्स हैं, चाहे मटेरियल या कॉन्शियस यूनिट्स, उनका साइज लिमिटेड है। जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई साइज नहीं है। इनफाइनाइट ये जो स्पेस है। ऑल परवेडिंग, ये व्यापक है। व्यापक से मतलब कि ये हर यूनिट ऑफ नेचर के अंदर भी है और ये वहां भी है जहां पे नेचर का कोई यूनिट नहीं है। मतलब स्पेस वहां भी है जहां नेचर का कोई यूनिट है, स्पेस वहां भी है जहां नेचर का कोई यूनिट नहीं है। ये सारे नेचर के यूनिट्स जो आपने बोला वाइब्रेशंस, किसी ने ना, ये हमेशा वाइब्रेट करते हैं। इनकी हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी है। ये दो टाइप की इनकी एक्टिविटीज हैं। एक तो इनकी स्थिति है, दूसरा इनकी गति है। मतलब वन इज देयर स्टेट राइट नाउ, सेकंड इज द मोशन और द मूवमेंट विद दैट स्टेट। मतलब इस क्षण में हर यूनिट की एक सिचुएशन है कि स्पेस में यहां पे ये यूनिट सिचुएटेड है और इस प्रकार से सिचुएटेड है। दूसरा, उसमें मूवमेंट हो रहा है, हर क्षण हर यूनिट नेचर का मूव कर रहा है। हम लोग अर्थ पे बैठे, हम ध्यान में भी स्टिल बैठते, हम सोचते हैं बॉडी मोशनलेस हो गई है, राइट? वी आर नॉट मूविंग द बॉडी, बट डू यू नो द अर्थ इज मूविंग at 108,000 kilometers per hour speed around the sun. Since this meeting has started, in last 20 minutes, we have moved 35,000 kilometers with this body. So everything is kriyashil, active in nature, every unit, everything, except for one thing, which is the space. स्पेस जो है
वो क्रिया शून्य है, स्पेस की कोई एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए स्पेस इग्नोर हो जाता है बड़ी आसानी से। सबसे सूक्ष्म और मोस्ट सटल चीज जो है एग्जिस्टेंस का पार्ट, वो स्पेस ही है। तो देखा जाए तो एग्जिस्टेंस जो को एग्जिस्टेंस है, ये है पूरी एग्जिस्टेंस एनर्जी। मतलब किसी ने जवाब दिया था कि ऑल इज एनर्जी, है ना, रूम में एनर्जी है मेरे। तो दोस्तों, एवरीथिंग इज एनर्जी, even space is energy, but there are two main kinds of energy in existence. The fundamental energy called space, which is the mediator of all of existence, मतलब माध्यम जिसके बहाने नेचर के सारे यूनिट्स जिसके अंदर एग्जिस्ट कर पाते हैं, जिसके अंदर एक्टिव हो पाते हैं, और जिसके बहाने से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, राइट? जैसे कि दो चुंबक एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, है ना, वो चीज स्पेस है। एक सेकंड रुकिए, काली चिल्ला रही है। हाँ जी। तो जो एनर्जी है दो टाइप की। फर्स्ट इज टोटली इनएक्टिव एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी, which is completely devoid of any activity. Second is nature, which is infinite energy and it is always active. कोई क्षण नहीं जब प्रकृति की कोई इकाई में कोई क्रिया नहीं होती। आपके अंदर भी कभी क्रिया नहीं रुकती, ना ही शरीर के सेल्स में क्रिया रुकती है, ना ही कोई एटम कभी क्रियाशील होना रुकता है। हर चीज क्रिया में है ना। तो दो टाइप की एनर्जीज, एक इनफाइनाइट एनर्जी जो हमेशा क्रिया शून्य है, दूसरी इनफाइनाइट एनर्जी जो हमेशा क्रियाशील है। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के बीच में कि जो शून्य है ये क्यों क्रिया शून्य है, क्योंकि ये इनफाइनाइट एनर्जी हमेशा परमानेंट इक्विलिब्रियम में है। परमानेंट इक्विलिब्रियम, नित्य इक्विलिब्रियम, स्थिर। इससे स्थिर कोई वस्तु नहीं है अस्तित्व में। तो ये नित्य इक्विलिब्रियम की एनर्जी स्पेस है। और नित्य दूसरी एनर्जी जो क्रिया करती है, नेचर की एनर्जी जिसको बोले, वो उसका हर यूनिट इक्विलिब्रियम ढूंढता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हर यूनिट नेचर का इक्विलिब्रियम ढूंढता है, टेम्परेरी इक्विलिब्रियम पाता है, फिर वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम जाता है, फिर और इक्विलिब्रियम नया ढूंढता है। पर नेचर का हर यूनिट नए नए इक्विलिब्रियम्स ढूंढता रहता है। इसी को दूसरे शब्द में बोले तो हार्मनी ढूंढता रहता है, टू बी इन मोर एंड मोर हार्मनी टुगेदर। यही हार्मनी का जो परसूट है, इसको साइंस में भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो बोले लॉ ऑफ एंट्रोपी, साइंटिफिक टर्म्स में बोले, मॉडर्न साइंस के। पर अगर हम सिंपल रूप में देखें तो प्रकृति की हर इकाई हर क्षण बैलेंस ढूंढ रही है, इक्विलिब्रियम ढूंढ रही है, एक हार्मनी ढूंढ रही है बाकी इकाइयों के साथ और अपने अंदर। पर स्पेस जो है ये इटर्नल शांति में है, इक्विलिब्रियम। तीन बातें और हैं कि प्रकृति की हर इकाई स्पेस में भीगी हुई है, जिसका मतलब एनर्जाइज्ड इन स्पेस। मतलब मानिए ऐसा कि आप एक कपड़े को पानी में डालते हैं जब, तो उसका रोम रोम पानी में भीग नहीं जाता है, मतलब उसका पानी रोम रोम के साथ सह अस्तित्व में होता है ना। कपड़ा का रोम रोम पानी के साथ सह अस्तित्व में होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। उसी प्रकार से हर एटम, इंक्लूडिंग यू, इफ यू वी कॉल यू अ कॉन्शियस एटम, द कॉन्शियस यूनिट्स, वो स्पेस में भीगे हुए हैं। जो हर एक की एनर्जी है ना, जो वाइब्रेशंस हो रही है, जो उसमें ऊर्जा है जिसके कारण वो वाइब्रेट हो रहा है, वो स्पेस के सानिध्य में, स्पेस के साथ हो के वो एक्टिव है। बिना स्पेस के कोई एक्टिविटी नहीं है
है ना, कहीं कोई पॉइंट डिफाइन नहीं है जहां स्पेस नहीं है। तो हर चीज इस स्पेस के साथ एक्टिव है। ओके, इसका मतलब भीगी हुई मतलब स्पेस उसके अंदर भी है, अंदर घुसी हुई है स्पेस, हर चीज के अंदर स्पेस है। और दूसरी डूबी हुई, डूबी हुई का मतलब हर चीज स्पेस के अंदर है। दोनों बातें, भीगी हुई मतलब हर चीज के अंदर शून्य है, डूबी हुई का मतलब जैसे कपड़ा पानी में डूबा है तो उसके चारों तरफ पानी है ना। माइक किसी का ऑन है लगता है, डिस्टर्बेंस आ रहा है जी। तो हर चीज स्पेस में भीगी हुई है मतलब स्पेस उसके अंदर है, और हर चीज स्पेस में डूबी हुई है मतलब वो स्पेस के खुद वो स्पेस के अंदर है, वो हमेशा स्पेस के अंदर रहेगी, है ना। इसी चीज को नंबर 2 पॉइंट बोले सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस। डूबने का मतलब कि वो जो अपनी व्यवस्था में है, जैसे एक एक एटम का जो बिहेवियर है अपने अंदर, राइट, वो व्यवस्था हमेशा कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है स्पेस के कारण। कैसे? अब इस बात पे ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। तो एक सेकंड, ये म्यूट ऑन, बार बार ऑडियो ऑन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो एक प्रपोजल है ना, इसको समझेंगे अगर आप। कभी आपने ये देखा है कि जो सूरज की किरण आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फोटोन जब आके पत्ती पे पड़ता है तो पत्ती उसको एनर्जी को कन्वर्ट करके मांस बना लेती है दूसरे रूप का, राइट। वो फल और खाना नहीं बनने लगता है ना। ये एनर्जी कन्वर्ट होके और चीजों में बन जाती है ना, ये किसी का एटम बन जाती है, कहीं कुछ और बन जाती है, जिससे अल्टीमेटली फूड बनता है। जो पेड़ का एक एक फल निकल रहा है, ये सूरज की एनर्जी भी तो उसका एक कंपोनेंट कन्वर्ट हो गई ना, जो हम खाते हैं, राइट। तो कितनी अमेजिंग बात है कि एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट और चेंज होती है। कहीं पे जो ग्रेविटेशनल वेव आती है वो भी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है, ये भी पाया है साइंस ने, राइट। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में हो जाता है। साथ ही में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स होते हैं, वो भी इंटर कन्वर्टेबल हैं बाकी फोर्सेस के साथ, है ना। हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, वही नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना के कहां कहां तो सप्लाई नहीं कर देते हैं, उसी से हम पंखा चला के मैकेनिकल एनर्जी बना देते हैं। वो पंखा चलता है तो हवा हिलने लगती है और हवा में वेव्स बनने लगती हैं। मतलब कहाँ एक हमने एटम को तोड़ के एनर्जी निकाली और हवा को हिलाने लगे। तो मतलब एनर्जी रूप बदलती रहती है अलग अलग। इसको साइंस में एक चीज बोले फील्ड, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। दूसरी चीज जो है, इस फील्ड को हिंदी में बोले क्षेत्र। तो स्पेस ही वो क्षेत्र है जिसके ये सारे क्षेत्र अलग अलग आयाम हैं। आप देखिए एनर्जी कैसे क्षेत्र बदलती है ना, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है वो सडनली ग्रेविटेशनल फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी, वो सडनली कन्वर्ट होके स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड फिर से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगा, राइट। पर इन्हीं के बीच में कन्वर्जन हो रहा है। तो मतलब ये मानिए, इमेजिन कीजिए एक ऐसा फील्ड जो इनफाइनाइट है और एवर इनएक्टिव है, क्रिया शून्य। ये वो बेसिक फील्ड है जिसके अलग अलग चेहरे हैं, एक चेहरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक ग्रेविटेशनल फील्ड। जो एनर्जी नेचर की है, नेचर के यूनिट्स कूदते रहते हैं, अभी वो कूद के अभी घूम रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सूरज की किरण होके,
अगले क्षण में वो बदल जाएगा, कूद के ग्रेविटी के फील्ड में जाके ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो बदल जाएगा, वो एक एटम को आके उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ेगा, प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स को, और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ के एक न्यूक्लियस बनाएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स के थ्रू। तो मतलब देखा जाए तो एनर्जी केवल जंप कर रही है अलग अलग फील्ड्स में, राइट? ये सारे फील्ड्स एक्चुअली में एक ही फील्ड के सब फील्ड्स हैं। इसी को कहा गया यूनिफाइड फील्ड। ये जीरो स्टेट एक्टिविटी या जीरो स्टेट है हर फील्ड की, है ना? अब इमेजिन कीजिए आप ऐसे, जैसे कि ये जो फील्ड है ना, ये एक पानी का सरफेस आप इमेजिन कीजिए, एक शांत लेक या एक बाल्टी में आप पानी डाले हैं, बाल्टी के पानी में स्थिर सरफेस है वाटर का, ठीक है? ये फील्ड उस प्रकार से स्थिर है स्पेस का। पर उस फील्ड में आप अचानक कुछ उंगली डुबोएंगे तो वेव्स बनेंगी गोल गोल जो बाहर निकलेंगी, और वो सरफेस में अब हिल रहा है ना? जैसे ही उस सरफेस में एक्स्ट्रा एनर्जी आई जो इक्विलिब्रियम ढूंढ रही है, जो वाइब्रेशन कर रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी आई, तो उसके कारण सरफेस में मोशन और मूवमेंट्स आने लगे, है ना? पर अगर वो पानी का सरफेस नहीं होता तो ये वेव्स कहाँ पे बनती? नहीं बन पाती ना। तो उसी प्रकार से स्पेस उस पानी के शांत सरफेस की तरह वो शून्य एक्टिविटी का बेसिक फील्ड है, जिसके ऊपर प्रकृति की वो मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस हो रही हैं। मतलब वो स्थिर फील्ड, राइट? वो स्थिर पानी के सरफेस की तरह स्पेस है, जिसपे जो वाइब्रेटिंग वेव्स हैं वो प्रकृति के यूनिट्स हैं। अक्षता, प्लीज म्यूट कर सकते हो अपना ऑडियो, थैंक यू। सो डूबने का मतलब कि हर कोई नेचर, जो यूनिट का नेचर है, वो स्पेस के इन फील्ड्स के अंदर डूबा है, वो इनसे बाहर नहीं निकल सकता। और जैसे हर फील्ड के लॉज हैं वो वैसा ही बिहेव करेगा, वो उन लॉज को तोड़ के अपना अलग बिहेवियर नहीं कर सकता। ये फिक्स्ड लॉज है और हर फील्ड की लॉ के हिसाब से ही उसे चलना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो सूरज की किरण बह रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लॉ से ही नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। अगर वो उस फील्ड को छोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड में चली जाएगी तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड की लॉ से कंट्रोल्ड रहेगी। तो इन सारी लॉज हैं, ये जो नेचर स्पेस है ना, ये स्पेस के सारे फील्ड्स मिला के वो लॉज बनाते हैं, जिसमें ये वाइब्रेटिंग एनर्जी उन लॉज के हिसाब से बिहेव करती है। नेचर का हर यूनिट वाइब्रेटिंग एनर्जी है, उन लॉज के हिसाब से बिहेव करता है। इस पर्टिकुलर बिहेवियर को जो कंट्रोल्ड है स्पेस के अंदर रह के, स्पेस के साथ, इसको हम बोले डूबा हुआ होना। तो हर यूनिट स्पेस के अंदर हमेशा डूबा हुआ है। तीसरी चीज, हर यूनिट स्पेस में घिरा हुआ है। भीगा हुआ नंबर 1, डूबा हुआ नंबर 2, घिरा हुआ नंबर 3। घिरा हुआ होने से मतलब कि हर यूनिट स्पेस का चारों तरफ और यूनिट से नेचर में, सॉरी, हर यूनिट नेचर का चारों तरफ और नेचर के यूनिट से घिरा हुआ है ना। आप इस टाइम घिरे नहीं हुए हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप जाएंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कितने इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स नहीं है नेचर के जो आपको घेरे हुए हैं, है ना? हर ऑब्जेक्ट घिरा हुआ है चारों तरफ। किन चीजों से घिरा है? 2 चीजों से। एक तो इनफाइनाइट यूनिट्स ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर, सेकेंड विद स्पेस। ओके, तो ये सारे जो यूनिट्स हैं नेचर के, ये एक दूसरे से घिरे होने का मतलब ये एक दूसरे से रिश्ता पहचानते हैं और अपने रिश्ते का निर्वाह करते हैं। ये सारे मिलके एक जो टोटल व्यवस्था है एग्जिस्टेंस की, आप एक यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव लीजिए, इस टाइम स्पेस में आइए, जो आपने फिल्में देखी होंगी, डॉक्यूमेंट्रीज, जिसमें जूम आउट करके कई गैलेक्सीज दिखती हैं, राइट? देखिए कई गैलेक्सीज को इस टाइम,
अर्थ को भी दूर से देखिए, सन को भी दूर से देखिए, और देखिए कैसे ये सब एक दूसरे को पहचान रहे हैं। कहीं ग्रेविटी के फोर्स से पहचान रहे हैं, कहीं पेड़ की पत्ती सूरज की किरण को पहचान रही है, कहीं पेड़ की जड़ें जमीन में पानी को और न्यूट्रिशन को पहचान रही है, राइट। हर यूनिट दूसरे यूनिट को पहचान रहा है और अकॉर्डिंगली अपना रिलेशनशिप फुलफिल कर रहा है। अब जूम आउट करके इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस को इस टाइम देखिए और देखिए कि टोटल मिला के एक व्यवस्था चल रही है स्पेस के अंदर। ये भीगे डूबे घिरे हुए अनंत तारे, अनंत ग्रह, अनंत प्राणी, अनंत शरीर, अनंत परमाणु, अनंत अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, ये सारे टोटल मिला के एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, दिख रहा है आपको? इस टोटल चीज को जो स्पेस में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नेचर है, हम इसको बोले व्यवस्था, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को हम बोले सह अस्तित्व। है एक ही ऑब्जेक्ट, जो टोटल ऑब्जेक्ट आप अभी देख रहे हैं ना जूम आउट करके साईफाई फिल्मों की तरह, कि स्पेस के अंदर इनफाइनाइट यूनिट्स दिख रहे हैं, जहां जाओ कोई एंड नहीं है। ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हम कैसे फील करते हैं? जब हम स्पेस को पकड़ते हैं कि भाई स्पेस ने सबको जोड़ा हुआ है, ये स्पेस ही है जिसने सबको जोड़ा हुआ है, इस स्पेस में ही है सारे, और स्पेस इन सब में है। अगर ये स्पेस नहीं होती तो फिर कैसे एक दूसरे को पहचानते? इनका मीडियम क्या होता? जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्योंकि एक मीडियम है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टावर से टावर होते हुए फिर वो केबल जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, पूरी धरती में ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। डेटा ट्रांसमिट जो हो रहा है क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ना जो ट्रेवल करके इंफॉर्मेशन डेटा की दे रहे हैं। फिर आपके फोन के स्पीकर में इंटरप्रेट होके वो स्पीकर हवा को हिला रहा है, वो हवा को हिला रहा है तो साउंड वेव्स बन रही हैं हवा की, वो आपके कान तक पहुंच रही हैं, राइट। ये सब होने का कोई ना कोई मीडियम है ना। तो अगर स्पेस नहीं होती तो वो मीडियम नहीं होता जिसमें कोई भी नेचर का यूनिट एग्जिस्ट कर पाता। तो ये स्पेस ही मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर। ये स्पेस वो मीडिएटर है जो मेरे आपके बीच में है, जो आपके और आपके शरीर के बीच में है, जो हर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, जो धरती और सूरज के बीच में है, चांद के बीच में है। तभी ये दर्शन जो है जिसका मैं यहाँ पे शेयर किया इन दिनों में, इसे मध्यस्थ दर्शन भी एक नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सबसे मेन ऑब्जेक्ट स्पेस को पकड़ने वाली बात हुई। यही परमात्मा है जिसकी बात होती है। तो हर इकाई स्पेस में भीगी डूबी घिरी हुई है ना। स्पेस के 3 और 4 एट्रीब्यूट्स हैं अगर मैं बोलूं। नंबर 1, स्पेस है ओमनी प्रेजेंट, मतलब स्पेस व्यापक है, वो हर जगह है। जहां नेचर का कोई यूनिट है वो स्पेस के अंदर है, स्पेस उसके अंदर है। वहां भी है स्पेस जहां पे नेचर का यूनिट नहीं है। वैसे ही जैसे अगर पानी का एक तालाब है जो एकदम शांत है, उसमें मैंने एक वेव बना दी, एक पत्थर फेंक के, वो वाइब्रेशन तो ट्रेवल कर रही है वेव की, पर जो शेष पानी है वो तो स्थिर है ना सरफेस। तो जहां पे वाइब्रेशन है नेचर की वो भी स्पेस के अंदर है, वो भी पानी के सरफेस में है। जहां वाइब्रेशन नहीं है वहां प्योर स्पेस प्रेजेंट है। तो स्पेस व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट। दूसरा, स्पेस ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी। इससे क्या मतलब हुआ कि भाई जो स्पेस है ना, ये किसी भी नेचर के यूनिट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करती। मतलब स्पेस लाइट को बेंड नहीं करती, वो किसी भी 2 यूनिट्स का नेचर फुलफिल होने के रास्ते में नहीं आती।
स्पेस के थ्रू सारे यूनिट्स मूव करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जैसे सनलाइट जो मूव करती है, आपने साइंस में पढ़ा कि अलग अलग सरफेसेस में मूव करे तो डिफ्रैक्शन हो जाता है, डिफ्रैक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, पर स्पेस में कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। स्पेस किसी पे कोई असर नहीं करता। स्पेस एकदम इनएक्टिव है, मतलब किसी पे कोई एक्टिविटी नहीं करता। स्पेस जैसे फील ही नहीं होता किसी यूनिट को, वो है पर वो ना होने बराबर है। तभी हम लोग स्पेस नहीं पकड़ पाते जल्दी, है ना। पर अगर समझने लगे तो पकड़ेंगे। और सबसे बड़ी लाइफ में पकड़ स्पेस की ही है, शून्य की। वहां से एक्सपीरियंस होने लगता है सब कुछ एक होने का, अपनी रियलिटी का, है ना। गहरी मेडिटेशन में भी लोग यहीं पहुंचते हैं, उस एक्सपीरियंस पे, स अस्तित्व का एक्सपीरियंस वो होता है कि सब कुछ एक है, वो फील होता है। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। ये लिटरली मेरे को भी फील हुआ, आपको भी हुआ होगा, या जरूर होगा किसी दिन, अगर आप ध्यान देंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, स्पेस से कनेक्ट होके पूरे एग्जिस्टेंस को फील करता है एक कॉन्शियस यूनिट। तो स्पेस ओमनी प्रेजेंट है और ट्रांसपेरेंट है ना। तीसरा, स्पेस ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब कि स्पेस के कारण नेचर है। मतलब जहां स्पेस नहीं हो वहां नेचर भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस ही वो सरफेस है, वो फील्ड है जिसके ऊपर वाइब्रेशन संभव है। भाई वाइब्रेशन किसकी होती है? फील्ड की ही तो होती है ना। अगर रस्सी नहीं होगी तो आप क्या हिलाएंगे? अगर पानी का सरफेस नहीं होगा तो किसमें वाइब्रेशन होगी? उसी प्रकार यदि स्पेस नहीं होगा तो भाई वाइब्रेशन किसमें हो रही है? तो स्पेस ट्रांसेंडेंटल है, मतलब स्पेस का होना नेसेसरी है किसी भी वाइब्रेशन के नेचर के होने के लिए। और साथ ही साथ स्पेस वहां भी है जहां नेचर का कोई वाइब्रेशन नहीं है। इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल। तो स्पेस के 3 प्रॉपर्टीज अभी तक मैं बताया। इनफाइनाइट मतलब ओमनी प्रेजेंट, सेकेंड ट्रांसपेरेंट, थर्ड ट्रांसेंडेंटल। चौथी प्रॉपर्टी स्पेस की ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब कई बार आपने सुना होगा, भगवान को ओमनीपोटेंट बोलते हैं। अब उसका लिटरल मतलब क्या है? ओमनीपोटेंट, अच्छा, सो ओमनीपोटेंट का मतलब है कि जितने भी फील्ड्स हैं, भाई अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तभी तो एक पॉसिबिलिटी आई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के होने की, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी बिहेवियर है वो कौन अलाउ कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलाउ कर रहा है ना। तो ये सारे फील्ड्स मिलके ही तो स्पेस का फील्ड है। ये फील्ड ही अलाउ कर रहा है ये सारी टाइप की पॉसिबिलिटीज जो कि एग्जिस्टेंस में हो रही हैं। तो वो पोटेंसी देने वाला ये स्पेस है, ये फील्ड जो हर चीज की पोटेंसी दे रहा है, राइट। अब पल्लवी का क्वेश्चन आया है कि ये समझना जरूरी क्यों है मेरी खुशी के लिए, है ना, मेरी लिविंग के लिए क्यों जरूरी है कि भाई मैं स्पेस को पकड़ूं, मध्यस्थ को, मैं एग्जिस्टेंस को एज को एग्जिस्टेंस पकड़ूं, मतलब सब कुछ एक है, ये मैं क्यों मेरे लिए जानना जरूरी है। तो भाई जो हमने लव की बात की थी ना, 9th फीलिंग, जो अनन्यता की बात की थी, वो तभी फील होता है जब सब एक फील होगा। आप जिसके साथ एक महसूस करते हैं उसी के साथ अफेक्शन फील होता है ना, एक होने की फीलिंग। जिस दिन आप पूरे एग्जिस्टेंस का अपने को पार्ट समझ लेंगे कि मैं वो हूं, मैं आज तक जो अपने को ईगो आइडेंटिटी मानता आया, जो दूसरे इंसान से सेपरेट है, जो धरती से सेपरेट है, धरती भाड़ में जाए, दूसरा इंसान भाड़ में जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मान के जीते ना हम लोग, है ना। पर जब आपने इस जूम्ड आउट व्यू में देखा था, और जब देखेंगे कि भाई सब कुछ कनेक्टेड है एक व्यवस्था में, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट।
जब ये एक्सपीरियंस होगा तो आप सब किसी के साथ, हर किसी के साथ एक होने का आपको एक्सपीरियंस होगा, और वही परमानंद है। उससे बड़ा आनंद मेरे एक्सपीरियंस में कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं सच बताऊं, जो आज हम लोग बैठे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, 5 साल पहले मुझे, 8 साल पहले पहली बार यही एक्सपीरियंस हुआ था, जो अंदर है वो बाहर है, सब कुछ एक है। उस दिन चलते चलते जब ये एक्सपीरियंसेस बार बार मुझे हुए कि सब कुछ एक है, तो मेरे अंदर ये जागृति, ये भावना आई कि जब सब कुछ एक है तो हर इंसान भी मेरा अपना है, वो भी मैं ही हूं। तो क्यों ना ऐसी धरती हो जिसमें सब सुखी हों। तो जब एक इंसान के अंदर ये रियलाइजेशन आ जाता है कि सब कुछ एक ही वस्तु है जिसका नाम अस्तित्व दिए, और वो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, जिसमें मैं एक इंडिविजुअल यूनिट खुद को देख रहा हूं एज ए यूनिट, और बाकी यूनिट्स देख रहा हूं। पर आज तक मैं जब तक सोया हुआ था, जब तक भ्रम में था, मैं अपने यूनिट को बाकी यूनिट से इंडिपेंडेंट मान के जीता था। पर आज मैं सबके साथ एक होना फील कर रहा हूं। मुझे लव हो जाएगा, प्यार, मुझे एक प्यार हो जाएगा, मैं सबका ख्याल करने लगूंगा। और प्यार भी क्यों हो? क्योंकि नेचुरल जो नेचर जैसा है, आप खुद देखिए, स्पेस के थ्रू सारे यूनिट्स कनेक्टेड हैं, जो हमने बात की थी, है ना। एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू द स्पेस, इसीलिए स्पेस पकड़ना जरूरी है। आप जैसे ही स्पेस के ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे ना, आप पूरे एग्जिस्टेंस को पकड़ लेंगे। यू विल फील इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। आपको फिल्म और वीडियो यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फील कर लेंगे, इसी मोमेंट हो सकता है। फिर इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। दूसरा, इंटरडिपेंडेंट, वो भी आपने देख लिया। अगर एक धरती पे एक तिनका भी, मिट्टी का एक कण इधर से उधर होता है तो शेष धरती पे उसका असर पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का असर पड़ता है, ग्रेविटी का असर पड़ता है, राइट। आप अगर खुश होते हैं तो आपके परिवार में उनको तुरंत फील होता है। माँ जब बच्चे के लिए खाना बनाती है किचन में, और बच्चा अभी भी स्कूल से नहीं आया, पर बच्चे का सोच के बड़ा प्यार के भाव से खाना जब बनाती है, तो वो बच्चे तक प्रेम का भाव पहुंच रहा होता है। इंस्टेंट कनेक्शन है सबका, इंटर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। आपके मन का एक एक विचार का असर धरती के 730 करोड़ मानवों तक पहुंचता है। प्रपोजल है ये, क्योंकि सब स्पेस में कनेक्टेड है। आपकी वेव्स इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करती हैं। दूसरी चीज, आप इवन एक इलेक्ट्रॉन को भी देखिए। क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि एक चार्ज्ड पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसका फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। मतलब मैं उस पार्टिकल के जितना दूर हूं, उसके दूरी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि वो पार्टिकल मेरे पे कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, है ना। सेम वे गुरुत्वाकर्षण में भी, कि दो हैवी ऑब्जेक्ट्स, मानिए सूरज और धरती, वो एक दूसरे पे कितना बल लगा रहे गुरुत्वाकर्षण का, अपनी दूरी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप जितना दूर ये जाएंगे बल कम होता जाएगा, राइट। पर ये दूरी इनफाइनाइट भी हो जाए तो ये बल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, पर एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलता है। ये तो इवन फिजिक्स ने भी बात बोली है। तो हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे मन के विचार दूसरे इंसानों तक नहीं पहुंच रहे, और दूसरे इंसानों की स्थिति हमारे मन तक नहीं पहुंच रही। जब हम लोग ये बात पकड़ लेंगे कि सब कुछ इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे असर करता है ना, तभी सडनली हमको ये फील होगा, यार मैं जो भी कर रहा हूं पूरी धरती पे इसका असर हो रहा है। मेरी एक एक थॉट का, एक एक एक्ट का, धरती क्या अनंत अस्तित्व तक, मेरी फैमिली में तो हो ही रहा है। और मैं जो जो और लोग भी सोच रहे हो उसका असर मेरे तक पहुंच रहा है। हम लोग एक साल में 7,000 करोड़ जानवरों को मार के खाते हैं, राइट। प्लस उनको जिंदा भी जब रखते हैं फार्म्स में, तो टॉर्चर करके जिंदा रखते हैं। जो सुअर है जिसका मीट खाते हैं, वो सुअर सूरज की रोशनी नहीं देखता पूरी जिंदगी भर,
वो चिकन जिसको हम खाते मार्केट से खरीद के, वो पाँव रखने की जगह नहीं होती उन मुर्गों के पास, उनको भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, उनको गर्मी के 50 डिग्री में भी ठूस के रखा जाता है, धूप में। हम सोचते हैं कि उसका मीट खा के हम पे असर नहीं पड़ रहा है, पर हर चीज इंटर रिलेटेड है। वो लोग की जो संवेदना, जो दर्द है ना, वो पूरे धरती के एटमॉस्फेयर में फैल रही है। ये भय का जो माहौल है इंसानों में भी जो है, कोरोना के कारण या टेररिज्म के कारण या वॉर के कारण, ये भी फैल रहा है, पूरी धरती की वाइब्रेशन में है। तो जिस दिन इंसान पकड़ेगा कि सब कुछ एक चीज ही है, उस एक चीज के सारे हिस्से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इफेक्ट करते हैं, तो इंसान को सबसे प्यार हो जाएगा और इंसान जिम्मेदार हो जाएगा। उसकी लाइफ में पहली बार ट्रू हैप्पीनेस का इंट्रोडक्शन होगा। द डे you will realize that all is one, that what is outside is inside, your life will start getting the true bliss. It's a proposal from my side based on my experience. वही सच्चा परमानंद है जो होगा। अब आप देखिए पूरी अवस्था को यहां देखें। अभी तक कोई सवाल किसी का? अगर ये बात समझ में नहीं आई कि मेरी खुशी के लिए क्यों जरूरी है ये जानना कि सब कुछ एक है और सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, तो प्लीज पूछ सकते हैं। मतलब ट्रू लव में आने के लिए ये अनन्यता का भाव कि कोई दूसरा नहीं बचा, कोई दूसरा नहीं बचा, मतलब मैंने अपने को सेपरेट और लिमिटेड एग्जिस्टेंस जो अपनी ईगो से डिफाइंड मानी है वो खत्म हो गई। अपनी ईगो का मतलब आई एम अ सेपरेट यूनिट, नंबर 1। सेकंड, आई हैव अ बाउंड्री, है ना। मेरी जो डेफिनेशन है आई एम सो एंड सो, हम जो ईगो को डिफाइन किए उसकी बाउंड्री है ना। आपके ईगो के आइडियाज की एक बाउंड्री है ना, जिसके अंदर आप अपने को डिफाइन किए। बाउंड्री बदलती रहती है, ये बाउंड्री अपनी बदलती रहेगी। आज मेरे 2 बच्चे हैं, कल 4 हो गए, मेरी बाउंड्री बढ़ गई भाई, 2 लोग और इंक्लूड हो गए, पर बाउंड्री है। आज मेरे 2 कपड़े हैं, कल 4 कपड़े हो गए। आज मेरे पास 1 लाख रुपया, कल 2 लाख रुपया हो गया। मेरी डेफिनेशन की बाउंड्री चेंज हो गई, पर बाउंड्री तो आज भी है कि मेरे पास 4 ही लाख रुपया है, राइट। मेरा ये शरीर है, शरीर की बाउंड्री में मैं हूं, है ना। मैं इस बाउंड्री के अंदर हूं। ईगो मतलब बाउंड्री, जो आइडियाज लेते हैं। पर जिस दिन हम अपने को इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस के रूप में पहचान लेंगे ना, कि अरे मैं तो वो हूं, इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, हर जगह मैं ही मैं हूं, राइट, तो उस दिन हम बाउंड्री लेस हो जाएंगे। We will have expanded infinite and you will literally feel it. It will not be a thought. आप इनफाइनाइट फील करेंगे सर एंड मैम, है ना। तो उस दिन आप सोचिए अपनी बाउंड्री को डिफेंड करते करते कितनी दुखी जीवन जीते हैं हम, कितनी परेशानी, कितनी मशक्कत इस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जब आपकी बाउंड्री ही नहीं रह गई और कोई दूसरा ही नहीं रह गया जिससे अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करनी है, तो फिर लाइफ की सारी टेंशन खत्म नहीं हो गई क्या? और फिर सबसे प्यार ही प्यार हो गया, किसी से वैर ही नहीं रहेगा क्योंकि सब मैं हूं, मेरा है। फिर किसी से जब कन्फ्लिक्ट नहीं फील होता तो हम हैप्पी होते हैं ना, हार्मोनियस। जो हम सब ने बोला कि वी ऑल वांट टू बी हैप्पी, हैप्पी मींस हार्मोनियस। तो भाई इफ यू वांट टू बी हैप्पी, then the only way to be truly happy is to really be in harmony with everything, right? Now the only way to be in harmony with everything is when you feel no difference between you and everything else. Then you feel कि अरे सबके लिए बराबर प्यार, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आपकी जिंदगी में शायद 2 4 6 लोग होंगे या 10 15 लोग होंगे जिनके लिए आप वो अफेक्शन फील करते हैं, राइट, जिनके साथ आप संगीत फील करते हैं या चाहते हैं, है ना। हमेशा मरते दम तक चाहेंगे। इमेजिन तो कीजिए, ये 15 लोग से आपको संगीत मिल गया, कितना सुंदर जीवन होगा ना। पर अब आप ये सोचिए कि पूरी धरती से आपको संगीत मिल गया, तो आपका अनंत गुना ज्यादा सुख नहीं बढ़ जाएगा? और धरती से एक्सपैंड होके पूरा तो पाऊंगा जल्दी से। क्वेश्चन आंसर तक पहुंचो बेटा, किया कि नहीं किया आपने? ये लेके आना। ओहो, तो कर क्या रहे थे?
हाँ जी, तो इस पे कोई क्वेश्चन की अभी समझ में आई क्या मेरी बात? नहीं आई तो बताइए। जी नमस्ते भैया। हम्म। जी तभी से मेरे मन में अभी आ रहा था क्या कि बहुत साल पहले हम लोग मतलब हम लोग सुनते आए हैं कि बहुत साल पहले ऋषि मुनि एक दूसरे से मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे। और कोई मतलब कि ये जो जितने सारे इन्वेंशन वगैरह डिस्कवर हुए, मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राम, टेलीफ़ोन वगैरह, क्या हम कर सकते हैं क्या ये टेलीफ़ोन वगैरह जो भी इन्वेंशन हुआ, ये मोबाइल, ये सब हमारा कहीं न कहीं फेल्योर है ह्यूमन बीइंग के लिए? मतलब आप बोल रहे हैं कि हम रिमोट कम्युनिकेशन विदाउट टेलीफोन कर सकते हैं क्या, ये कहना चाह रहे जी, हैं? जी, जी। तो बिल्कुल मेरा जवाब है हाँ, और मैंने ये अनुभव भी किया है और आपने भी किया है। मैं आपको बताऊं कैसे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से कुछ बोलना चाहते हैं और सडनली वो समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो? जी, बिल्कुल। हुआ है ना? जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दूर बैठे एक दोस्त को याद किया और उसका उसी टाइम फोन आ रहा है? जी, हुआ है ना? कभी जी। आपके साथ ऐसा हुआ बचपन में कि आपको अचानक पता चला पापा घर आ रहे हैं और वो आ गए? हुँ, हुआ है जी, ना? जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि अभी मैं इस मोड़ पे जाऊंगा तो मोड़ पे एक बस आएगी और आ जाती है? जी, शायद ऐसा भी हुआ हो। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हम स्पेस के थ्रू भी आपस में जो रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है, ये प्रूव होता है। स्पेस के थ्रू हम इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड हैं। तो मतलब अगर हम अपनी स्किल डेवलप करें, उन ऋषि मुनियों ने केवल अपनी स्किल डेवलप की ना, कॉम्पिटेंस, एक सिद्धि बोलते थे इसको, राइट? सिद्धि का मतलब एक स्किल मान लीजिए, एक स्किल डेवलप की कि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट एट विल कर सकूं किसी। तो जो लोग बहुत मेडिटेशन में बैठते हैं वो लोग इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो हम भी एट विल कर सकते हैं, ये बात है। तो हम क्या कर सकते हैं ये सब सारे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए क्या कि जब 2006 में मेरे घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया ये मोबाइल आया था, तो बहुत खुशी थे क्या हाँ हम बिना वायर के हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस समय मुझे लग रहा है ज़्यादा वो सरप्राइजिंग नहीं था। अ, वो मतलब कि हम लोग पहले इसके विदाउट भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते थे रिमोट। जी 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 जी। मतलब देखिए, हम सब कनेक्टेड हमेशा थे, है और रहेंगे। ये इंसान का शरीर छोड़ने के बाद भी आप और मैं पंकज कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। बस ये है कि हम कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं, वो अलग बात है, और उसकी स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, है ना? जी, वो जी, ऋषि मुनि जी। तो हंस रहे होंगे जब लोग बोलते हैं भाई मोबाइल कनेक्शन, अब हम कनेक्टेड हो गए, वो लोग हंस रहे होंगे। ऊपर बैठे नारद मुनि हंस रहे होंगे, ये क्या बात कर रहे हैं लोग। हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। जी, तो अब देखिए, क्विकली आगे बढ़े ना, तो जड़ नेचर को अगर आप देखें, मतलब एक बार ये स्लाइड देखिए, यूनिवर्सल ऑर्डर मतलब पूरी एग्जिस्टेंस को जो हम जूम आउट देख रहे हैं उसकी व्यवस्था क्या है। हर पार्टिकल लिमिटेड इन साइज है नेचर का, हर यूनिट उसमें एक्टिविटी है, उसका अपना तंत्र है। जैसे हर एटम का अपना ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसी प्रकार सेल्फ का भी ऑर्गेनाइजेशन है अपना, स्वतंत्र, ठीक है। दूसरा, हर किसी में एनर्जी एनर्जाइज्ड है, वो लगातार वाइब्रेट कर रहा है, एक्टिविटी है, वो कर पा रहा है वाइब्रेट। तीसरा, वो हर दूसरे यूनिट से अपना रिलेशनशिप पहचान पा रहा है और फुलफिल कर पा रहा है, ये भी हमें दिखता है नेचर में, है ना? फिर नेचर के दो पार्ट हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ पार्ट जो है वो हमेशा टेम्परेरी है, एटम बना टूट गया, धरती बनी धरती टूट गई, सूरज बना सूरज खत्म हो गया। जड़ पार्ट की दो एक्टिविटीज जो हमने बात की थी, पहचानना और निर्वाह करना, याद है ना? पहचानना, रिश्ते और निर्वाह करना। जड़ पार्ट में भी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है फिजिकल ऑर्डर, जैसे एटम मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल्स मिलके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आगे मिलके या तो लंप बनाते हैं, जैसे घी का लंप हो गया, मिट्टी का लंप हो गया, या फ्लूइड बनाते हैं जो मूव करता है, राइट?
ये सारे लंप और फ्लूइड आपस में मिलके बायो ऑर्डर बनाते हैं। नंबर 2 ऑर्डर, धरती पे 4 ऑर्डर थे जो हम देख रहे हैं स्लाइड में। दूसरा ऑर्डर जो धरती पे डेवलप हुआ, मतलब देखिए कितनी सुंदर चीज हुई धरती पे। स्टार्टिंग फ्रॉम प्योर गैसेस, मटेरियल डेवलपमेंट से अचानक वो एल्गी आ गया धरती पे, समुद्र के अंदर। वो पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अपने में मेटाबॉलिज्म था, जिसके अंदर एक सेल, पहला सेल आया कहीं से, जो सेल बट के दूसरा सेल बन गया, वहां से प्लांट बन गया। कितने प्लांट समुद्र के अंदर आए, फिर समुद्र के बाहर निकल गए, है ना। तो धरती पे पूरा डेवलपमेंट हुआ पेड़ पौधों का। नंबर 2 स्टेप में पेड़ पौधों से चलते चलते शरीर डेवलप हुआ जानवर का। उस जानवर के शरीर में आके एक सेल्फ ने विराजमान हुआ। धरती पे पहला सेल्फ आया होगा कभी, कभी आते रहे होंगे, अनेक धरतियां शायद बनी होंगी ऐसी, राइट। तो एक सेल्फ आके जानवर की बॉडी में ऑपरेट करने लगा। फिर वहीं से डेवलप होते होते इंसान का शरीर डेवलप हुआ 460 करोड़ सालों बाद। इस इंसान, सॉरी 11, धरती का इतिहास कितना है, 460 करोड़ साल है, राइट। फिर इस धरती की कहानी, फिर ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई, राइट, जिसमें एक सेल्फ ह्यूमन रूप में आके जी पा रहा है आपके मेरी तरह। तो नेचर में 2 यूनिट्स पाए गए, एक है जड़ और दूसरा चैतन्य। अब जो चैतन्य इकाई है उसमें हमने चार्ट देखा था ना, जो सेल्फ होता है, राइट। इस सेल्फ के 5 अंश होते हैं। सबसे बाहर मन, अंदर चित्त, फिर तीसरे अंदर वृत्ति, फिर चित्त, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। ये 4 पार्ट्स हैं सेल्फ के, जिसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो सेल्फ है ना, ये कंटिन्यूअस है, टेम्परेरी नहीं है। प्रपोजल है कि नेचर की जो इकाइयां टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन पाती थी, एटम बना टूट गया, एनर्जी ने, नेचर के रूप की जो एनर्जी है वाइब्रेटिंग, उसकी एक इनफाइनाइट जर्नी, अलग अलग चीजें बनने की और टूटने की। फाइनली वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, एक पाली, एक ऐसा प्रोविजन है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो परमानेंट और कंटिन्यूअस है। उसमें नेचर की एक कोशिश सदैव एक परमानेंट इक्विलिब्रियम पाने की पूरी हो गई। आप देखिए ना, नेचर कोशिश में इसी की रहता है। अगर एक एटम बन गया लोहे का या ऑक्सीजन का, वो खुद से तो नहीं टूटेगा ना, वो हमेशा टिका रहेगा। नेचर की प्रक्रिया है, वो टिकी रहना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन में, अनलेस बाहर का फोर्स आके उस एटम को तोड़ दे, जो इवेंचुअली कभी ना कभी जरूर होगा। तो टूटते टूटते, बनते बनते एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है प्रकृति में, शून्य के अंदर, शून्य ने दिया है ये, स्पेस ने, कि वैसा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अगर बन गया वो, तो वो कंटिन्यूअस है। वो कॉन्स्टिट्यूशन आप और मैं है इस शरीर के साथ। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस शरीर को चला रहा है, जो सेल्फ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अब परमानेंट हो गया, ये टूटेगा नहीं। मतलब मेरी मृत्यु नहीं है, अब मैं कभी नहीं मर सकता, शरीर मरेगा चाहे, मैं आगे मूव कर जाऊंगा। तो जो चैतन्य इकाई है, इसकी दूसरी यात्रा शुरू होती है। अभी तो डेवलप हो गई एक चैतन्य इकाई जो परमानेंट है, ये सारे भौतिक फोर्सेस से आजाद है। मेरे पे ना ही ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है, गुरुत्वाकर्षण का, ना ही मेरे पे इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स एक्ट करता है, राइट। पर मैं किस फोर्स के अंदर कैद हूं? इच्छा के फोर्स के अंदर कैद हूं। जब एक जिस क्षण चैतन्य इकाई बनती है, उसके अंदर इच्छा जागती है। क्या इच्छा? पहली इच्छा वही है नेचुरल, कि मैं सुख और आनंद में रहना चाहती हूं। उस मेन इच्छा से निकल के कहीं, अब उसको ज्ञान तो है नहीं उस टाइम अपने होने का, तो वो फिर अलग इच्छाएं, सेकेंडरी इच्छाएं जागती हैं। अच्छा ये कर लूं तो सुख मिलेगा, तो उसको जो मौके मिलते हैं वो ढूंढती है, उसको मौका मिलता है, वो एक्सपीरियंस लेती है। उस एक्सपीरियंस को पाते पाते सुख ढूंढती है अनेक एक्सपीरियंसेस में। युगों युगों की यात्रा चलती है उसकी। अनुभव पाते पाते वो समझती जाती है चीजें। याद है उसकी 4 एक्टिविटीज जो लिखी हुई हैं यहाँ पे, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो जो हम हैं, जो सेल्फ है, कॉन्शियस चैतन्य इकाई, वो जानती, मानती, पहचानती, निर्वाह करती है ना। तो शुरू शुरू में जब नई नई आत्मा जीवन बनता है, उसको ज्ञान तो है नहीं, जानता तो है नहीं, तो वो मान के जीता है ना, कि ये हो जाए तो अच्छा होगा, ये हो जाए तो अच्छा होगा। वो सब ट्राई करता है पर फेल होता है। फिर जानता है अच्छा ऐसे नहीं होती है, वैसे नहीं होता है, फिर कैसे होता है खोजता है। और कभी चलते चलते
एक्सपीरियंस लेके कई जानवरों की या और ग्रहों में और योनियों में घूमता है, फिर एक इंटेलिजेंट योनि उसको मिलती है ना, किसी एक रूप में कहीं पे उसको एक इंटेलिजेंस डेवलप होने लगती है, जहां पे वो अब समझने लायक होने लगता है कि भाई स्पेस की नेचर की लॉज क्या है, मैं नियमों को जान जाऊं, समझ जाऊं, मेरा अपना लॉ क्या है, मेरा तंत्र क्या है, वो जान गया, समझ गया, तो फिर वो जान समझ के मान के जीने लगता है। तो जब जान समझने को ही ज्ञान बोले, जो प्राप्त होने का ज्ञान है, और ज्ञान क्या है जानने को, जो पूरा संसार, जो पूरा अस्तित्व है अनंत, उसी को तो जानना है ना, और किस चीज को जानना है, खुद भी उसका हिस्सा है, पूरे को जान गया तो अपने को जान गया। और कहते हैं अपने को जाना मतलब पूरे को जाना, साथ में ही जान पाते हैं, पूरे को जान के ही अपने को जान सकते हैं। केवल अकेले अकेले में अपने को तोड़ के जानना चाहे ना कि मैं अलग शेष प्रकृति से मैं खुद को जान जाऊं, तो ईगो में ही रह जाएंगे, है ना। तो खुद को आदमी तभी जानता है, वो आत्मा जो डेवलप हुई, उसकी यात्रा नंबर 2 जानने की शुरू होती है, ज्ञान की। तो वो बंधन क्या है, जिस दिन एक जीवन का, सेल्फ का जन्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो जड़ बंधनों से तो मुक्त हो गई प्रकृति के, पर वो चैतन्य बंधनों में आ गई। वो बंधन कौन से हैं? इच्छा का बंधन, आशा का बंधन, विचार का बंधन। तो इनमें वो युक्त हो गई, मतलब इनकी गुलाम हो गई, क्योंकि बिना जाने मान के जी रही है ना, तो उसकी इच्छाएं, आशा, विचार ऐसी होंगी जो उसको गुलामी में ले जाएंगी, वो उसको मजबूर काम कराएंगी, और बेचारा कभी वो अपनी मेन इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, सुख, शांति, संतोष, आनंद की। पर जब जब उसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है ऊर्जा की, फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्शियस यूनिट, सेकंड स्टेज इज इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियस यूनिट, जिसको हिंदी में बोले जागृति। जब जीवन बनता है उसके बाद अनंत युगों युगों तक अनुभव लेके वो जागृति के रास्ते पे पड़ता है, ज्ञान इकट्ठा होता रहता है। जब पूर्ण ज्ञान इकट्ठा हो गया, मतलब पूर्ण अस्तित्व को जान लिया, तो फिर वो अपनी इच्छाओं के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा सुख शांति की पूरी हो गई। पल्लवी जी ने पूछा था कि मैं अस्तित्व को क्यों जानूं, खुशी होने के लिए मेरे क्या जरूरी है जानना, क्यों? भाई मैं जब पूरे अस्तित्व को जान जाऊंगा ना, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, तभी मुझे असली कंटिन्यूअस और लास्टिंग सेटिस्फैक्शन, पीस और हैप्पीनेस और ब्लिस मिलेगी। तो दूसरी यात्रा जब पूर्ण होती है, जिसको कहते हैं पूर्ण सिद्ध जीवन, जिसे हम दिव्य आत्मा बोले, धरती पे कई दिव्य मानव आए, राइट, वो पूर्ण जागृत हो गए, बुद्ध जैसे, कृष्ण जैसे, ये जागृत थे पूर्ण रूप से, तो ये नित्य आनंद में जीते हैं। फिर वो परमानेंट फ्री हो गए हैं, वो स्वतंत्र में आ गए हैं। अब कोई और उनके अंदर का तंत्र बिगाड़ नहीं सकता उनको, उनकी कोर इच्छा जो है सुख शांति संतोष आनंद की, उससे हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अब परमानेंट सुख शांति में आ गए हैं, उनकी इच्छा परमानेंट पूरी हो गई है। तो अब उनके लिए पाने को कुछ बचा नहीं, जो पाने लायक थी मेन वस्तु वो पा ली, सुख शांति का भाव, हार्मनी का भाव, तो उनकी यात्रा पूरी हो गई। तो वो होता है कल्मिनेशन एनर्जी का, जब वो एक जीवन के रूप में भी जागृत हो जाती है। ये है ह्यूमन की ग्रोथ, और ये मौका, धरती एक ऐसा प्लैनेट बना, ऐसे अनंत लोक हैं एग्जिस्टेंस में, उनमें धरती एक ऐसा लोक है जहां ह्यूमन फॉर्म भी हमको ये मौका देता है, अपने को जान लो। आपकी और हमारी यात्रा, आप सोचिए, हम लोग इस वर्कशॉप में जो साथ में बैठे हैं ना, हमारा जो संघ है, हम कई जीवनों में साधना कर चुके हैं, हम कहीं जीवन में अपने को खोजे हैं, तभी आज ये संघ भी बन पाया कि हम गहराई में अपने को और आगे खोजना चाह रहे हैं, ये मानव के रूप में। और हमारे पास ये मौका है, ये चुनौती है कि हम लोग अपने को पा जाएं इसी जीवन में और पूर्ण मुक्त हो जाएं। कम से कम उसकी तरफ प्रयास तो करें ना। ये संभव है कि हम मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में, उसके लिए समझना होगा। यही जो पल्लवी का सवाल था, देखिए आ गया। अब जब हम स्पेस को जान जाएंगे तो क्या होगा, इम्प्लीकेशन, है ना। तो पिछली स्लाइड में देखें कि सारे जो यूनिट्स हैं, प्रकृति की इकाइयां, वो परमात्मा या शून्य में भीगी डूबी घिरी हुई हैं, है ना। और
हर इकाई दूसरी इकाई से रिश्ते में है, जुड़ी हुई है और एक दूसरे को परस्पर पूरक है, फुलफिल करती हैं एक दूसरे को। हर कोई दूसरे के लिए एक रोल अदा कर रहा है। जैसे मैं आपके लिए रोल अदा कर रहा हूं और आप मेरे लिए भी रोल अदा कर रहे हैं, और हम लोग शेष प्रकृति में भी एक खास रोल हर यूनिट अदा कर रहा है ना? हर यूनिट के लिए एक खास रोल। दूसरा कि जो हमारे बीच में जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही इंट्रिंसिक है, मतलब ये गड़ा हुआ है हमारे बीच में, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। मतलब पूरी जो ये इकाइयां हैं, ये मिलके एक संगीत, जिसे ओमकार की नाद बोले, ये उस नाद को बनाने की तरफ ही बढ़ी है सारी की सारी। हर इकाई हारमोनी ही तो ढूंढ रही है ना। हम अपने से, ये स्वभाव है हमारा, अलग नहीं कर सकते। एक चुंबक लोहा भी जो खींचते हैं ना आपस में, वो खींच रहे हैं, वो ज्यादा हारमोनी में अराइव कर रहे हैं खींच के। दूर हारमोनी कम है, पास में आने में बढ़ रही है, दौड़े दौड़े चलते हैं एक दूसरे की तरफ, दो प्रेमियों की तरह। वैसे ही जो चैतन्य इकाई है, जो सेल्फ है, हम लोग ने भी तो अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछा था ना कि क्या हम हारमोनी चाहते हैं? हम सब ने बोला हाँ जी हम चाहते हैं। तो हारमोनी स्वभाव है अस्तित्व का, ये अलग नहीं किया जा सकता। फिर ह्यूमन बीइंग का रोल क्या है? शेष प्रकृति का धरती में जो हिस्सा है ह्यूमन बीइंग, उसका रोल क्या है? इस धरती पे आओ और अपनी मानव यात्रा में अपने को जान जाओ। पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है। एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, मतलब सब कुछ एक है। ये सारी अलग अलग वस्तुएं जो सह अस्तित्व में दिख रही है ना, एक साथ अस्तित्व में एग्जिस्ट करती हुई, ये अलग अलग नहीं है। ये सब शून्य से जुड़ी हुई, हर चीज एक ही वस्तु है, शून्य से जुड़ी हुई। राइट? तो इंसान को यही मेन बात पकड़नी है। फिर उसको क्या होगा? नंबर एक, वो ये पहचान जाएगा कि पूरा अस्तित्व संगीत में जीना चाह रहा है। ये जो एक ही ऑब्जेक्ट है, जिसको अस्तित्व बोले, पूरा अनंत अस्तित्व की एक एक इकाई ये संगीत में ही बढ़ रही है आगे और आगे, अपनी हारमोनी बनाने के लिए। नंबर टू, जब हम समझ जाएंगे और अनुभव हो जाएगा इस बात का, तो हमारे लिए पूरा कोई दूसरा नहीं रह जाएगा। सब कुछ में मैं और मैं ही दिखेगा, अपना ही दिखेगा। अपनापन की फीलिंग हर किसी के लिए आ जाएगी। हम अनंत हो जाएंगे। हम सीमित अहंकार से अनंत अनात्म हो जाएंगे। जब वो हो जाएगा तो हम वैसे जीने लग जाएंगे। जो जितनी भी दिव्यात्माएं धरती पे आईं, उन लोगों ने हमेशा औरों के भले के साथ जिया भी ना, केवल चाहा ही नहीं। हम इंसान तो भला चाहते हैं, पर हम जी नहीं पाते ना। हमने ये भी बात की थी, हम संगीत हारमोनी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पर हम हो नहीं पाते ना। पर जिस दिन हम पूर्ण रूप से समझ गए, या जितना ज्यादा समझ गए, उतना ज्यादा हम संगीत में खुद आने लगेंगे। संसार का संगीत दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा, महसूस होने लगेगा, और हम वैसे जीने लग जाएंगे। जो हमसे भी सुर निकलेंगे वो संगीत के सुर निकलेंगे, वो शोर नहीं होगा, है ना? तो हम लोग जब जिएंगे, समझ जाएंगे, तो हम खुद वैसे जीने लग जाएंगे कि हर किसी का भला हो मेरे होने के कारण, मैं वैसे जीने लग जाऊंगा, है ना? और ये नेचुरल प्रावधान है अस्तित्व का, ये प्राकृतिक नियम है। हर कोई इसी यात्रा पे है। समझेगा तो खुद ऐसे जिएगा, क्योंकि हर यूनिट, हर इकाई संगीत के लिए ही जी रही है। अब जब हम समझ के ऐसे जीने लग जाएंगे तो क्या होगा कि जब हम हारमोनी समझ गए, संगीत को समझ गए अपने चारों लेवल्स पे, और जीने लग गए संगीत में चारों लेवल्स पे। कौन है चार लेवल? नंबर पहला लेवल, मैं अपने अंदर संगीत में आ गया और अपने संगीत को समझ गया और वैसे जीने लगा हूं कि मैं कैसे निरंतर सुख में, शांति, संतोष, आनंद में रह सकता हूं। मैं समझ गया और मैं जी रहा हूं। अब संसार में कुछ भी हो, मेरी शांति भंग नहीं हो रही, मेरा आनंद भंग नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे सबसे प्रेम हो गया है। मैं सबसे एक महसूस करके अब निरंतर चित्त शांत है मेरा। तो मैं शांति में आ गया और जी रहा हूं, सबसे पहले अपने अंदर। दूसरा,
मैं अपने परिवार के साथ जी रहा हूं सुख शांति में, संगीत में। तीसरा, मेरा परिवार के साथ मैं पूरे समाज का भी उतना ही भला चाहता हूं जितना अपने परिवार का, और मैं जहां भी जाता हूं मेरे कारण संसार के हर इंसान को भला ही होता है। कम से कम मेरी कोशिश और मेरा इरादा तो यही रहता है ना। मैं सबका शोषण नहीं, पोषण करता हूं, हर मानव का। मैं सबका भला चाहता हूं। नंबर 3, समाज के साथ संगीत। नंबर 4, प्रकृति के साथ संगीत। मैं किसी जानवर का अहित नहीं करता। यहां तक कि मैं घास के तिनके पे भी चढ़ता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं घास का नुकसान कर रहा हूं। हो सके तो मैं जबरदस्ती बिना कारण के उसके ऊपर नहीं चढ़ूंगा, है ना। तो मैं प्रकृति का भी पोषण करता हूं। मैं जलवायु अच्छी रखना चाहता हूं जिससे पेड़ पौधे भी फले फूलें, जानवर भी फले फूले। मैं पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली ना ही फैक्ट्री लगाऊंगा, ना ही मैं वो प्लास्टिक और केमिकल घर में लाऊंगा। मैं वैसे जीने लगूंगा। कम से कम प्रयास तो रहेगा मेरा उस तरफ। जब ऐसा होने लगेगा तो हम सब सुखी होंगे, तभी सुखी हो पाएंगे, वरना हम सुखी नहीं हो सकते। ये प्रपोजल है। तो जब तक अपने को एग्जिस्टेंस इस को एग्जिस्टेंस के रूप में नहीं पहचाने, हम सुखी नहीं हो सकते। तो हमारा यही रोल है, समझो और समझ के वैसे जियो। जो पूरे टाइम वर्कशॉप में बोले, प्रपोजल सुनने ही नहीं है, इन पे पूरे दिन चिंतन मंथन होना है अपने अंदर, इनको जांचना है और फिर देखना है कि मैं इनके हिसाब से जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। और अगर जी रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है जी के, वेरीफाई किया जाए। तो आपको प्रूफ जब मिलेगा कि प्रपोजल से जी के मेरा सुख हो रहा है, तो आप फिर वापस क्यों लौट के आएंगे, फिर आप इसे सच मान लेंगे भाई कि हाँ सच था ये प्रपोजल। क्योंकि हम सबका नेचर हार्मनी में जीने का, और जो भी सच्चाई की स्टेटमेंट होती है वो हमको हार्मनी में ही लेके जाती है। झूठ हमको टेम्परेरी हार्मनी से अलग कर की तरफ ले जा सकता है, पर जैसे ही झूठ का पर्दाफाश होगा परमानेंट हार्मनी नहीं ले आ सकता, है ना। झूठ आधी हार्मनी या टेम्परेरी हार्मनी ही बनाएगा, पर सच को सच जान के मान के जिएंगे तो परमानेंट हार्मनी की तरफ बढ़ने लगेंगे, है ना। तो ये बात है। तो ह्यूमन बीइंग का 2 पार्ट है, एक तो नॉलेज और ज्ञान कि मैं क्या हूं, मतलब अस्तित्व क्या है, मैं अस्तित्व ही हूं। इसका एक्सपीरियंस, अनुभव हो जाना, मानसिक विचार नहीं, उसका अनुभव कि जो अंदर है बाहर है, लिटरली फील होता है, आप फैल जाते हैं, वो ज्ञान है। मतलब बौद्धिक ज्ञान, समझना और अनुभव लेना, दोनों चीजें। इस 10 दिन की वर्कशॉप में हम समझ रहे हैं ना साथ में, आप जितना इन वस्तुओं पे ध्यान लगाने लगेंगे, आपको उन वस्तुओं का अनुभव होने लगेगा। जैसे रिश्तों के 9 भाव की बात किए, तो सम्मान पे आप ध्यान लगाने लगेंगे कि मैं दूसरों का कितना सम्मान करता हूं, तो आपको अनुभव होने लगेगा कि सम्मान करता हूं तो मुझे कैसा लगता है और दूसरे को कैसा लगता है, राइट। उसी प्रकार से जब स्पेस और शून्य पे ध्यान चला जाएगा आपका, है ना, तो आपको शून्य का भी अनुभव होगा और शून्य के साथ सब कुछ के एक होने का अनुभव होगा। आपको केवल जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया ना शून्य का, उसकी तरफ ध्यान देके 60 सेकेंड्स लगाने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 सेकेंड से पूरा दिन, कि मैं अपने शरीर से भी जो एक्सचेंज कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन और ऑर्डर दे रहा हूँ, ये शून्य के माध्यम से हो रहा है, परमात्मा के माध्यम से। उसी के अलग नाम है, पर चीज पकड़े कि अनंत क्रिया शून्य वो ऊर्जा जिसके माध्यम में सब हो रहा है। उस पे जैसे ही ध्यान किया आप तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। दूसरा, इसको समझ गए वैसे जी जाना, वो समाधान है। जब प्रकृति के नियम समझ लिए, वैसे जीने लगे, तो समाधान आ गया। नंबर 2, मतलब कि मेरी फीलिंग आ गई कि मैं ऐसे जी जाऊंगा, मैं जो जान गया वैसे मैं जी जाऊंगा, मेरे में वो भाव आ गया वैसे जीने का, मतलब मुझे सबसे अनन्यता का भाव आ गया, सब एक है, अब मैं वैसे जी जाऊंगा। मुझे प्रकृति का मोल समझ में आ गया कि मैं कैसे उसमें जिम्मेदार हूं, उसका पूरक हूं, मैं वैसे जीने के भाव में आ गया। तो जब भाव में जीने आया तो मुझे समाधान पकड़ में आया, फिर मैं वैसा जीना शुरू करूंगा उस भाव और समझ के साथ, है ना, अपने परिवार में और शेष संसार के साथ। तभी मेरे अंदर सुख होगा, हार्मनी होगी,
और जो पूरी प्रकृति सुख हार्मनी में जाने की कोशिश कर रही है नित्य, मैं उसमें अपनी भागीदारी भी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे कारण मेरे घर वाले समझेंगे, उनको भी सुख मिलेगा, मैं उनका शरीर से और मन से ख्याल कर पाऊंगा, मैं समाज का और प्रकृति का भी ख्याल कर पाऊंगा, तो मैं पूरे हार्मनी नेचर को मदद कर पाऊंगा और आगे बढ़ने में मेरा जीने का कोई मतलब होगा। हम सब मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं ना, यही तो मीनिंग है कि हम अपने को भी हार्मनी में लाए और संसार की भी मदद कर पाए, कितना अच्छा लगेगा, वो असली सुख है ना। ये तो शॉर्ट में मेरे पार्ट्स हैं, ये भी स्किप करते हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। ये यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है। हमारी परंपरा क्या हो जब ये पकड़ेंगे अस्तित्व को, सबसे पहले हमारी ह्यूमन एजुकेशन जो हम 10 दिनों में पाना शुरू किए हैं अभी। नंबर 2, उस एजुकेशन में जो सही लगा वैसा जीना शुरू करेंगे। प्रस्ताव का पार्ट 2 हम जिएंगे, ह्यूमन कंडक्ट में आएंगे। जब पूरा समाज के सारे परिवार ह्यूमन कंडक्ट में आएंगे, 4 परिवार भी आएंगे, जो शून्य भैया ने प्रपोज किया कि हम हर फ्राइडे को मिलना शुरू करें, तो हम लोग अपने ग्रुप में एजुकेशन पाएं, साथ में उस कंडक्ट में जीना शुरू करें और मिल के हर हफ्ते हर महीने कोऑर्डिनेट होके एक दूसरे की एजुकेशन में मदद करते रहें, मतलब समझने में, और साथ में समझ के सहयोग से एक दूसरे की उन्नति में भागीदार होके जीने लगे ह्यूमन कंडक्ट में। जब ये सर्कल बड़ा होगा समझे हुए लोगों का, तो वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो मानव की कल्पना से, इमेजिनेशन से नहीं डिराइव होगा, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी जैसा। ये ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होगा कि प्रकृति ने जैसे इंसान को बनाया है, जैसा इंसान का रोल है शेष प्रकृति में, उस रोल को पूरा होने के लिए इंसान को कैसे जीना चाहिए, ये प्रकृति ने ऑलरेडी प्रोविजन बना दिया है। उस प्रोविजन को हम समझ के अपनी एजुकेशन से, कंडक्ट से हम वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में जी पाएंगे, जिसका हमने कल डिस्कशन किया था, राइट, स्वराज्य का कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये होने लगेगा तो धरती के अलग अलग हिस्सों में होगा, और जब पूर्ण धरती पे होने लगेगा या जिन भी इलाकों में होने लगेगा, वो सारे इलाके मिलके, सोचिए जैसे यूरोपियन यूनियन बना, एक ह्यूमन यूनियन बनेगा पहली बार धरती में, और वो सच्चाई समझ के उस ह्यूमन ऑर्डर में हम सब जिएंगे। यहाँ पे बोले यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब, यूनिवर्सल शब्द का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब जो सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है, हर इंसान पे जो बराबर प्रकृति के नियम एप्लीकेबल हैं, हम उसको यूनिवर्सल बोल रहे हैं। तो उन प्राकृतिक नियमों के साथ आपसी व्यवस्था, जो नियमों की प्राकृतिक व्यवस्था है, वैसा बना के हम धरती पे सब लोग जी पाएंगे। तब अनंत सुख वाला जीवन धरती पे हर मानव प्राप्त करेगा जो जन्म लेगा धरती पे, उसको वो सही भूमि मिलेगी वो जीवन प्राप्त करने की। और उसके लिए ये सही समझ और सही शिक्षा ही है जो हमको डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट पे लाएगी, वहीं से ये चेंज शुरू हो पाएगी। जब ये होगा तो उस कंडक्ट से हम जिएंगे, तो फिर आपसी परिवार में और समाज में हम एक दूसरे के सुख को इंश्योर कर पाएंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, और सब लोग जब साथ में सुखी होके जीने लगेंगे तो हमारा ऐसा समाज बनेगा जिसमें हम सब आपस में तृप्त होके जी रहे होंगे। और फिर धरती पे जो मानव का गोल था, धरती पे 3 व्यवस्थाएं डेवलप हुई, वो आपस में परफेक्ट थी, मटीरियल ऑर्डर, प्राणा ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, जड़ अवस्था, फिर प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये परफेक्ट थी आपस में। पर हमने कल देखा था ह्यूमन ऑर्डर अभी परफेक्ट रोल नहीं पा पाया ना। फिर ये जब हो जाएगा तो ह्यूमन ऑर्डर भी परफेक्ट अपनी प्लेस पे और स्टाइल पे और फंक्शनिंग पे आ चुका होगा धरती पे। अखंड मानव समाज, सार्वभौम मानवीय व्यवस्था, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, वो धरती पे रियलाइज हो जाएगा। धरती बनने का इस लोक का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा। धरती क्यों बनी? धरती सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर ये रियलाइज हो गया तो उसके चरम सीमा धरती पे एवोल्यूशन की अचीव हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं बचेगा धरती पे और अचीव होने को। मानव जागृत हो जाएगा। एंट्री पॉइंट है शिक्षा।
तो इतना ही फिलहाल के लिए। आपके कोई प्रश्न हो तो अभी पहुंच सकते हैं, पर कंक्लूड करते वक्त ये लास्ट स्लाइड मैं आपसे शेयर करूं तो इस पूरे चीज का सार क्या है कि अस्तित्व जो है, मतलब जो कुछ भी है अनंत, जिसको भगवान भी कई लोग बोले, वो सह अस्तित्व के रूप में है। मतलब उस अनंत की अनंत टुकड़े हैं। टुकड़े क्या, उसके हिस्से, जो सब शून्य परमात्मा, शून्य को परमात्मा या स्पेस बोले, उस स्पेस के थ्रू जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस रूप में अस्तित्व है। ये सब जुड़े हुए आपस में पूरक पार्ट्स का, और ये सारे पार्ट्स मिलके हारमोनी या संगीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गति है इसकी। मतलब स्थिति क्या कि सारे हिस्से जुड़े हुए हैं, गति क्या कि आपस में जुड़ के और ज्यादा संगीत की तरफ बढ़ रहे हैं सारे हिस्से, परस्पर संगीत की तरफ, है ना। मानव का स्तर पे अब आते हैं, तो अस्तित्व के स्तर पे ये बात हुई। मानव के स्तर पे हमारी स्थिति क्या है, जो हम इस क्षण में जो अनुभव पा रहे हैं, ये हमारी स्थिति है ना। जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपकी स्थिति है कि ये एक्सपीरियंस हो रहा है। जो एक्सपीरियंस हो रहा है वही तो स्थिति है ना। और हमारी गति क्या है, गति ये है कि हम जितना ज्ञान पा रहे हैं, है ना, उतने ज्ञान के साथ जी पा रहे हैं। मतलब स्थिति में जितना भी ज्ञान अभी तक पाए हैं वैसा हमारा अनुभव हो रहा है। जितना ज्यादा ज्ञान पाए उतना सुखद अनुभव हो रहा है, और उस सुखद अनुभव, उस ज्ञान के साथ मैं ज्ञान को अप्लाई करके जी पा रहा हूं। ये प्रूफ है कि मुझे ज्ञान मिल गया है। जैसे कि मैं जब ग्रेविटी के फोर्स को समझ गया, मैं उसको अप्लाई करके यूज कर पा रहा हूं अपने बेनिफिट के लिए, ये प्रूफ है कि मैं समझा हूं। जब मैं प्रेम को एक्सपीरियंस में आ गया, मुझे पूरे संसार से एक होने का भाव हो गया है, तो प्रूफ क्या होगा, मैं सबके साथ दया, कृपा और करुणा के साथ जीने लगूंगा। ये उसका प्रमाण है। और ये मैं खुद जब पाऊंगा मुझे और ज्यादा आनंद हो जाएगा कि देखो मैं जी भी रहा हूं, इसका आनंद भोग रहा हूं, परमानंद भोग रहा हूं। फिर स्थिति परस्परता में, मतलब हमारे इंसान से इंसान के बीच में स्थिति क्या होगी, जब सब अनुभव में होंगे, ज्ञान में होंगे, हम सब में प्रेम होगा, सच्चा प्रेम। हर संसार के इंसान के साथ हमें प्रेम होगा, हर इंसान को हमसे प्रेम होगा, हमारे बीच में करुणा होगी। और तभी गति में हम इस दिशा में मूव कर पाएंगे कि हम एक अखंड समाज हो के यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की धरती बना देंगे। धरती स्वर्ग हो जाएगी। धरती स्वर्ग हो, मानव देवता हो, हर तरफ शुभ ही शुभ हो, शुभ ही शुभ हो, और शुभ ही शुभ हो जाएगा। तो ये है कंक्लूजन मेरी तरफ से आज के सेशन का। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए। किसी के कोई भी सवाल? आयुष भैया, ये थॉमस बोल रहा है। हाँ जी। मुझे आई वुड बी इंटरेस्टेड टू गेट टू नो अबाउट लाइफ मेकर प्रोजेक्ट, और आगे का आपका क्या प्लान है, और what are you considering about how you would shape up this community. If you could talk about it a bit, that would be very interesting for me. तो थॉमस भाई, हम ऐसा करेंगे ना, कल शून्य भैया ने भी सजेशन दिया था कि हम रेगुलर मीटिंग्स तो अपनी ग्रुप की शुरू करें, है ना। जो भी भारत में और संसार में लोग समझ रहे हैं, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट होने लगे। तो हम एक नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करेंगे जिसमें इस प्रोजेक्ट पे ही फोकस डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं एक दूसरे के संग में। आज मैं शॉर्ट में शेयर करूँ ना आपसे, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑनलाइन मीटिंग्स शुरू करें, नंबर 1, ठीक है।
जिससे कि हम सारे लोग अपने संग में अपने को सेल्फ एजुकेट कर सके एक दूसरे की मदद से। ओके, नंबर 1 बेनिफिट कि रेगुलर मीटिंग्स टू इवैल्यूएट आवर प्रोग्रेस एंड टेक हेल्प फ्रॉम ईच अदर इन फाइंडिंग मोर क्लैरिटी। ओके, नंबर 2 कि हम लोग कोलैबोरेट कर सके। अलग अलग पार्ट्स में दुनिया के जुड़े हुए लोग सडनली थ्रेड्स में कनेक्ट हो जाएं और हमारा कोलैबोरेशन आपस में ट्रैवल और कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकें कि वैसे जीना शुरू करेंगे ना, तो वैसे जीने में एक दूसरे की हेल्प चाहिए होगी, राइट? तो हम जैसे बात कर रहे थे 5 डायमेंशंस की समाज के, राइट? उस 5 डायमेंशंस को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे हम लोग अपने अपने स्तरों पे। मैं जिस गांव में जी रहा हूं मैं यहाँ शुरू करूंगा, आप जहां जी रहे हो आप शुरू करोगे, और हम लोग एक साथ मिलके एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इस वर्किंग में, है ना? तो 2 पार्ट है, एक समझना, एक उसको वर्किंग में लाना, जीना वैसे, राइट? तो अनडिवाइडेड सोसाइटी हमारा ग्रुप बनना शुरू होगा सबसे पहले। उसकी शुरुआत, द सीड ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी विल बी अस। So this online regular contact and communication will help us bring more clarity to each other and understanding, and it will help us to do on ground activities to ensure the common working program of 5 dimensions, जिसमें थी शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन सेवा और डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी, और साथ में जस्टिस एंड हार्मनी। ठीक है, तो हम अलग अलग इलाकों में ये काम शुरू करेंगे। तो ये पहला आयाम हुआ, ऑनलाइन जुड़ना और मीटिंग्स रेगुलर रखना। ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी नंबर 2 क्या है प्रपोज्ड, जो होगी अभी इस साल, अभी तुरंत होगी वो। हम लोग एक रेडिट जैसा फोरम सेट कर रहे हैं। ठीक है, उस रेडिट जैसे फोरम में अलग अलग टॉपिक्स होंगे जिसपे हम लोग डिस्कस भी कर लिया करेंगे चीजों को, जिसपे हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी ऑर्गेनाइज होने लगेंगे, टॉपिक्स, ओके, डिस्कशंस। सेकेंडली, जिसपे रिमोट कोलैबोरेशन रिटन फॉर्म में भी होने लगेगा फोरम के थ्रू। मानिए आप कोई प्रॉब्लम अपने एरिया में झेल रहे हैं, आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस फोरम के लोगों तक आपकी पहुंच होगी। एक तो ऑनलाइन मीटिंग में जो आ सके उन तक पहुंच हुई, दूसरा हर कोई जूम मीटिंग में नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट फोरम के थ्रू उन सब तक पहुंच होगी कि भाई हमारे फोरम में लोगों ने क्या क्या मदद मांगी है, चलो मदद करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो म्यूचुअल हेल्प and mutual information exchange, knowledge exchange through the forum and through online Zoom or Hangout meetings. This is our step 1. ठीक है, step 2, हम लोग इस साल मिलके कुछ हमारे ग्रुप के लोग ना इन सारे प्रपोजल्स के काफी वीडियोस भी हैं और बुक्स भी हैं और स्लाइड्स भी हैं, प्लस इनके अलावा ह्यूमन वेलबींग के अराउंड और भी जिन लोगों ने जो भी काम किया, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जंगली खेती, है ना, या होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ, एक फैमिली कैसे हेल्दी खाए पिए, या योग प्राणायाम, इन सारी चीजें जो ह्यूमन वेलबींग से जुड़ी हैं, हम एक यूनिवर्सल ह्यूमन नॉलेज का पोर्टल बना रहे हैं, जो विकिपीडिया जैसा सोसाइटी ओन्ड पोर्टल होगा। ओके, ये जो एजुकेशन है ना, फर्स्ट पार्ट हमारी सोसाइटी के मॉडल का, राइट, उसका पहला ऑनलाइन कदम है ये दुनिया में बात ले जाने का, कि ऑनलाइन पोर्टल में सारे प्रपोजल्स होंगे अलग अलग लोगों द्वारा समझाए हुए। मैं भी उनमें से एक हूं, कल आप भी हो सकते हैं, ऑलरेडी कई लोगों के समझाए हुए प्रपोजल्स हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके पूरी दुनिया का कोई भी इंसान इन प्रपोजल्स को एक्सेस कर सकता है, प्लस उन जीने के सारे तरीकों तक प्रपोजल्स हैं, केवल फिलॉसफी और भौतिक समझ नहीं, स्किल्स भी होंगी, जैसे अपना घर में साबुन कैसे बनाओ, योगा कैसे हो, प्राणायाम कैसे हो, ये सब भी होगा। ठीक है, घरेलू उपचार भी होंगे, मतलब हर चीज होगी, घर कैसा हो, घर का कंस्ट्रक्शन कैसा हो, वो सब भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा नॉलेज का एक पोर्टल बनेगा। देखिए, विकिपीडिया एक जनरल इंफॉर्मेशन का पोर्टल है ना, हम यहाँ नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो नॉलेज जो ह्यूमन वेलबींग के लिए रेलेवेंट है। विकिपीडिया में हर प्रकार की इंफॉर्मेशन है, वेदर रेलेवेंट फॉर अस और नॉट, but here humanity will collaborate to gather all the universal knowledge in one place and make it beautifully searchable in a very structured way. Wikipedia is unstructured, we'll make it structured. ठीक है,
तो ये दूसरा काम है एजुकेशन पोर्टल ऑनलाइन। उसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए, है ना, इसको डेवलप करने के लिए। ऑलरेडी कुछ हैं जो डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप करने की टीम खड़ी है, कंटेंट डालने वाले लोग भी हैं, पर थोड़े और वॉलंटियर चाहिए। ठीक है, लोग अलग अलग रूप में या तो डेवलप करें या थोड़ा फंड डाल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ओके, नंबर 3 जो काम है इस पूरे के साथ, कि हमको ग्राउंड पे अगले 1 या 2 सालों में एक ग्राम स्वराज्य पे बेस्ड या परिवार स्वराज्य पे बेस्ड ई कॉमर्स शुरू करना है, अगेन सोसाइटी ओन्ड। ये क्या होगा, हम लोग एक लाइफ मेकर करके सोसाइटी रजिस्टर करेंगे जो अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है, सेल्फ गवर्नेंस। आत्म स्वराज्य की जो हम बात किए ना, स्वराज्य की, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किए, उस ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक इंटरनेशनल लेवल की हम सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें शुरू में कुछ समझे हुए लोग जो होंगे कोर टीम होंगे और बाकी लोग सब जुड़ सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे होगा ये हम लोग को मिल के हैक करना है। ओके, पर ये सोसाइटी ओन करेगी, मतलब मेन रिप्रेजेंटेटिव होगी इन सब चीजों के, है ना। तो ये किसी एक व्यक्ति की ओन्ड नहीं होगी चीज, दिस हैज टू बी सोसाइटी ओन्ड, ये हमें इंश्योर करना है। तो हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स भी हों जो अलग अलग पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हों, राइट। अकाउंट किसी भी का चल सकता है या फिर एक रजिस्टर्ड सेंट्रल सोसाइटी का भी चल सकता है, बट इन दी एंड हम लोग के समझे हुए लोग मिलके की कॉमर्स पोर्टल, एजुकेशन का ऑनलाइन प्रोग्राम, साथ में ई कॉमर्स का भी ऑनलाइन प्रोग्राम चलाएंगे। क्या प्रोग्राम है कि लोकल सर्कुलर इकोनॉमीज डेवलप हों। मानिए बिहार के गांव वाले बिहार में ही रह के पूरा प्रोडक्शन और सर्विसेज कर रहे हैं और लोकली कंज्यूम कर लें, प्लस बिहार थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चीजें बनाए जो कि उड़ीसा में सप्लाई होती हो। अमेरिका नहीं भेज रहे अभी हम कुछ, हम उड़ीसा की पड़ोस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अमेरिका में भी यही मॉडल चलेगा, वहां के लोग भी लोकल बनाएंगे और लोकल सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें समाज का ओन्ड ई कॉमर्स इसलिए जरूरी है कि पूरी इकोनॉमी हमारे हाथ में आएगी और डिसेंट्रलाइज होके आएगी। जैसे कि मानिए एक एक गांव जो प्रोड्यूस करेगा ना, वो जो बेचेगा बाहर भी अगर बेचेगा, सबसे पहले प्रोड्यूस करके खुद कंज्यूम करेगा। ओके, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस करेगा वो इसलिए करेगा कि जो मेरे पास खुद नहीं है वो मैं ला सकूं, या फिर मैं दुनिया को बांटने के लिए बस कर रहा हूं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सोर्स से बाकी लोग डिस्कवर कर सकेंगे और ऑर्डर कर सकेंगे। फिर जो सप्लाई होगी वो भी सोसाइटी करेगी। अगर मैं अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर एक इलाके में जा रहा हूं, मानिए धर्मशाला से पालमपुर, तो मैं इस ऐप के थ्रू देख पाऊंगा धर्मशाला से पालमपुर किस किस सामान की डिलीवरी होनी है। मैं बस में जा रहा हूं, मैं अपने साथ जो ले जा सकता हूं ले जाऊंगा, मेरी भी कमाई हो जाएगी जो सप्लाई किया बंदा, साथ में किसान की या जो होम प्रोड्यूस किया गांव का या शहर की भी फैमिली हो सकती है। जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसकी डिलीवरी भी हो गई, आपकी भी इनकम हुई, प्लस मेन बात जिसको जरूरत थी सामान की उस तक भी जरूरत का सामान पहुंच गया, है ना। ये फ्री में भी हो रहा हो सकता है फ्री की भी सेवा हो, हर चीज में कमाई नहीं होगी, राइट। गिव गिव इकोनॉमी होगी। तो इसमें जो इनकम बनेगी ना, जब भी किसी एक्सचेंज की इनकम होगी वो पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट कर जाएगी। मतलब जो एक पेड़ में एक एक पौधा जो पोषण बनाता है वो पूरे पेड़ को मिलता है ना, उसी प्रकार से अगर एक बिस्किट भी किसी गांव की महिला ने बनाया, उस बिस्किट में 2 रुपए भी अगर बचे खरीदने वाले और प्रोडक्शन कॉस्ट के बीच में, तो फिर वो 2 रुपए सबसे पहले कुछ हिस्सा महिला को उसके परिवार को मिलेगा, कुछ हिस्सा उसकी जॉइंट फैमिली को मिलेगा, कुछ हिस्सा उसके गांव के स्टोर में जाएगा, कुछ हिस्सा उस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, कुछ हिस्सा उस स्टेट की काउंसिल में जाएगा, कुछ हिस्सा भारत देश की काउंसिल में जाएगा, शेष हिस्सा पूरे संसार की काउंसिल में जाएगा। तो मतलब एक एक आदमी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका कुछ ना कुछ हर परिवार तक पहुंचेगा। वो मॉडल के साथ हम ई कॉमर्स सेटअप करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, तो ग्लोबली हम लोग ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे, लोकली आपके परिवार जैसे और आपके परिवार के आसपास के लोगों जैसे आपका गांव या आपकी लोकेलिटी के लोग ये प्रपोजल समझेंगे, उनकी एजुकेशन होगी और वो लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज होकर अपनी स्वराज्य की लोकल काउंसिल एस्टैब्लिश करेंगे।
उन लोग के अकाउंट्स होंगे इस प्लेटफॉर्म में, उन लोग अपने अकाउंट से जुड़ के एक्टिविटीज आपस में सब लोग शुरू करेंगे। तो हर एरिया अपने में एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जस्टिस तक सेल्फ सफिशिएंट होगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरकनेक्टेड एंड कोऑपरेटिंग होगा। तो इस कदम में हम लोग सबसे पहले, हमें कुछ रोल मॉडल्स भी चाहिए। तो पैरेलल में नंबर 4 जो चीज चल रही है, अभी तक मैं 3 बताया। नंबर 1 ऑनलाइन रेगुलर मीटिंग्स वीडियो पे, नंबर 2 ऑनलाइन फोरम, नंबर 3 एजुकेशन ऑनलाइन, जिसमें कोर्सेज भी होंगे, ठीक है ना, इस टाइप के जैसे हम ले रहे हैं। तो कोई भी ग्रुप किसी मोहल्ले का जुड़ना चाहता है ना, वो मोहल्ले की 10 फैमिली कोर्स करेंगी पहले, ठीक है। वो कोर्स एंट्री पॉइंट होगा उनका प्रोग्राम में आने के लिए, सोसाइटी में आने के लिए, ऑलराइट। क्योंकि बिना समझ के नहीं हो पाएगा, तो समझे हुए लोग एंट्री करेंगे। कंडीशन होगी कि आपको अगले 3 सालों में लेवल 3 कोर्सेज करने ही करने हैं, है ना, प्लस आपको वैसे जीना भी है। तो इसमें कोर्स करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हम स्केल करेंगे, है ना। जहां पे लोकल आदमी समझा हुआ है वो खुद समझाएगा। कुछ हमारे बीच के टीचर्स भी बनेंगे जो ट्रैवल करेंगे, नए जमाने के बोधिसत्व होंगे जो लोग, जो बुद्ध का धर्म का मैसेज, मानव धर्म का मैसेज लेके दुनिया में पर्सनली भी घूमेंगे। तो ऑनलाइन प्लस पर्सनल टच के थ्रू लोग इंक्यूबेट होंगे, फैमिलीज इंक्यूबेट होंगी, मोहल्ले इंक्यूबेट होंगे, और वो इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो मोहल्ले मोहल्ले खड़े होने लगेंगे स्वराज्य में। इसी प्रोसेस में हम अपना गांव जहां रह रहे हैं, तो ई कॉमर्स भी चलेगा, ठीक है। इसके साथ शिक्षा और ई कॉमर्स, शिक्षा में स्वास्थ्य की भी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो स्वास्थ्य भी हर मोहल्ले में खुद इंश्योर होने लगेगा। शिक्षा में उत्पादन की कलाएं भी आ जाएंगी कि साबुन कैसे बनाना, तेल कैसे बनाना, दवाई कैसे बनानी, वो सब भी खुद आ जाएगा। तो खुद लोकल लोग बनाएंगे। जो जहां कहीं रॉ मटेरियल चाहिए, हम ई कॉमर्स के थ्रू मंगा लिया करेंगे आसपास से, है ना, कि मेरे क्लोजेस्ट कहाँ मिल सकता है, प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक। तो ये 4 चीजों में हमारा पूरा मॉडल हो जाएगा। ये ई कॉमर्स और एजुकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन होगा 5th, जिसके अंडर ये सोसाइटी रजिस्टर होंगी। हर मोहल्ले की अपनी सोसाइटी होगी, लोकल स्वराज्य की। मानिए लाइफ मेकर मोहल्ला नेम एंड सोसाइटी, जैसे मेरा गांव है सालिग, तो लाइफ मेकर सालिग सोसाइटी, मैंने उदाहरण दे रहा हूं, कुछ भी नाम हो सकता है ना। पर हर एरिया की सोसाइटी, फिर एक डिस्ट्रिक्ट की सोसाइटी भी बनेगी कि हर एरिया का एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें होगा। आप समझ गए ना, नीचे से ऊपर की सोसाइटीज बनेंगी, एक ग्लोबल लेवल की सोसाइटी होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड होगा, रिटन होगा, ऑलरेडी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। आप लाइफ मेकर वेबसाइट पे जाएं तो शायद वहां ऑलरेडी शेयर्ड है, वरना मैं डाल दूंगा। ओके, तो जब ये हो रहा है, हम पैरेलल में क्या कर रहे हैं भाई, कि हम लोग जिस गांव में रह रहे हैं ना, हम एक प्यारों की टीम चाहते हैं जो सालिक गांव में रहे और दुनिया के आगे पहला एक गांव हो जो इस मॉडल को जी के दिखाए। क्योंकि जब तक हमारी आंखों को देखने को नहीं मिलता ना, हम लोग के लिए इमेजिन करना मुश्किल होता है और इंस्पिरेशन भी मिलना मुश्किल होता है, राइट। तो जब एक गांव खड़ा होगा और वो दुनिया को ऐसे जी के दिखाएगा और दुनिया देखेगी कितनी हार्मनी में और सुखी समृद्ध है ये लोग, और ये हमको समझा भी रहे हैं, तो पूरी दुनिया फॉलो करना स्टार्ट करेगी इंस्पायर होके। आपका भी गांव या आपका मोहल्ला जब खड़ा होगा तो आपका शहर भी उठना स्टार्ट होगा। तो हमें कुछ पायलट प्लेसेस डेवलप करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी तक पूरा जो ऑनलाइन प्रोग्राम बताया ना मैं, ये फेल हो जाएगा अगर ग्राउंड पे फैमिलीज और कम्युनिटीज डेवलप नहीं हुई। तो सालिक गांव में हम एक कम्युनिटी डेवलप करने में काफी एडवांस स्टेज में आ गए हैं। थैंकफुली 2 साल की मेहनत से इस गांव के करीब 10 परिवार हमसे जुड़ने को इंटरेस्टेड हैं। उनके बच्चे हमारे पास आने लगे हैं और ये परिवार भी इस वर्कशॉप को शुरू कर दिए हैं। अब 10 डेज का दोबारा से प्रोग्राम में इन परिवारों के साथ हो रहा है। समझ के हम गांव के स्वराज की आत्मनिर्भर इकोनॉमी का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। गांव की लाइफ मेकर सोसाइटी भी एस्टैब्लिश इस साल हो रही है। तो इस साल में हमारा गोल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोलैबोरेशन और सालिक की सोसाइटीज गांव की, ये हमारे शॉर्ट में गोल्स हैं। आप सब भी प्लीज मिलके जिस रूप में इन प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकें। हर आदमी पूरक है एक दूसरे के साथ। आप सब में कोई यूनिक कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स हैं जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं,
हो सकता है तो हमारे गांव में आइए, एक्सप्लोर कीजिए कि मैं कैसे योगदान रह के दे सकता हूँ। 1 साल रहिए, 2 साल रहिए, खुद भी समझिए, समझ के जी जाइए हमारे साथ, एक गांव को खड़ा होने में मदद कीजिए। यदि आप कोडर हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स खड़े होने में मदद कीजिए, डिजाइनर हैं तो डिजाइन के लिए वो कीजिए, है ना। यदि आप फंड्स दे सकते हैं, फंड्स में कीजिए। आप किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं, आइडिया में, सजेशन में, तो उसमें कीजिए, है राइट। आप किसी भी रूप में जुड़िए, पर सबके लिए ये बात जरूरी है कि हम सब मिलके समझें। दैट इज द कोर, आवर अंडरस्टैंडिंग। वरना भाई पता है क्या होगा, हम लोग आपस में भी लड़ पड़ेंगे। अगर हमारी समझ नहीं होगी ना, आज तक धरती पे जितने प्रयास हुए उसमें इंसान इंसान से बट गया और कट गया। क्यों? क्योंकि वो आज तक समझा नहीं। हमारी समझ में कमी होगी तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये भी एक रिलीजन, धर्म की तरह वैसा जो बाकी संप्रदाय हैं बन जाएगा। हम चाहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेडिशन हो, ये कोई इज्म में ना आ जाए, है ना, कि हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म ये सब ना हो, है ना। ये ह्यूमन धर्म हो, मानव धर्म। तो उसके लिए हम सब समझें, तभी हम वो एजेंट्स बन पाएंगे ट्रू चेंज के, वो बोधिसत्व हम बन पाएंगे, है ना। तो ये है भाई। और आप lifemaker.us वेबसाइट प्लीज सब लोग विजिट कीजिए, www.lifemaker.us। उस पे काफी प्रपोजल्स हैं, राइटअप्स हैं, एसेज हैं, जिसमें डिटेल्स हैं। और अब मैं एक ब्लॉग डाल के अब करंट प्लान भी नेक्स्ट लेवल का डाल दूंगा इसमें, है ना। तो प्लीज बताएं आपको और क्या विचार, थॉमस या बाकी लोग। मैं भैया ये वेबसाइट ओपन करने का देख रहा था बट खुल नहीं रहा है। lifemaker.us है ना वेबसाइट का नाम? हम्म। आप अगर खोल सकते हो तो। हाँ खुल तो रही है, मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, है ना। अच्छा, देखिए लिंक भेजा हूँ आपको, लाइक में कर देखिए। हाँ भैया खुल गया। पता नहीं शायद तो मैं जब टाइप कर रहा था खुल नहीं रहा था। वाह, खुल रही है ना। हाँ जी खुल रहा। मैं और एक चीज पूछना चाह रहा था, ये वेबसाइट में भैया अपने को कुछ अगर फंड्स ऐसा डोनेट करना है तो वेबसाइट में ऑप्शन है क्या? क्योंकि मैं जहाँ पे अभी देख रहा था तो ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा था। किस चीज का? अगर हम लाइफ में का प्रोजेक्ट को कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब वो फोरम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, फंड्स के लिए आप बोल रहे थे ना? अच्छा 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 अच्छा, अभी हमने सेटअप नहीं किया है भाई। मतलब अभी तो इनफॉर्मल ही है ना, ये लोगों का अलग अलग जगह भारत में प्रयास हो रहा है। एक बार थोड़ा कोऑर्डिनेट हो, मतलब यहाँ पगडंडिया संस्थान से आप भी जुड़े हैं, अरुण कुमार पांडे भैया, आपका भी मैसेज पढ़ा हूँ अभी। तो हम लोग कोऑर्डिनेट हुए, हम कानपुर में भी मिले हैं राजुल जी और गणेश जी लोगों से। तो हमारा यही निर्णय हुआ था कि एक अखंड समाज की संस्था हम जरूर बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अकाउंट अभी हम खोले नहीं है थॉमस। तो अभी तो हम पर्सनली एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी काम कर रहे हैं। तो अभी कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं है फिलहाल के लिए। तो जरूरत के बेसिस पे है, जब भी कोई प्रोजेक्ट आए तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, फोरम में इंफॉर्मेशन और अकाउंट डिटेल डाल देंगे, लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है भैया, थैंक यू। इनफैक्ट इस कॉल के बाद, मतलब हमारे गांव के सालिक के प्रोजेक्ट के लिए ही आप मानिए, और प्लस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का भी प्रोजेक्ट है। मतलब इन सारे काम जो मैंने शेयर किया, उसके लिए अगर कोई कुछ देना चाहे तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा एक अकाउंट का, वो मैं डाल ही दूंगा। तो लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी से जैसे जो शेयर कर सकते हैं लोग कर सकते हैं उसमें। और इवेंचुअली ये सोसाइटी इस साल रजिस्टर होगी तो पूरा ट्रांसपेरेंसी से अच्छा काम भी होगा, है ना।
पर सुंदर बात यह है कि एटलीस्ट हम व्यक्तियों के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है ना, आपसी भरोसे से चल रहे हैं, तो वो भी बहुत सुंदर है। डिसेंट्रलाइज्ड वे में चीजें होना, उसमें बहुत खूबसूरती है। तो मैं वो अकाउंट डिटेल शेयर करूंगा बाद में। लोग मनी में भी, फंड्स में डोनेट कर सकते हैं। साथ में हम वॉलंटियर्स भी ढूंढ रहे हैं जो गांव में आए और हमारे शिक्षा प्रोग्राम में जुड़े, हमें हेल्प करें। हम गांव में फुल टाइम स्कूल शुरू करने जा रहे हैं इसी साल, है ना। इस गांव सालिक के प्रोग्राम में आत्मनिर्भरता में पहला आयाम शिक्षा है ना, पारिवारिक शिक्षा का स्कूल है ये, पूरा फैमिली एजुकेशन का। और इसमें योगदान आप केवल फंड से नहीं, आप आके खुद समझें और समझाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये सारी रिक्वेस्ट फोरम पे मैं डालूंगा, अभी फोरम अप करके। प्लीज सब लोग रजिस्टर जरूर करें हम लोग फोरम में, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। वहां से कोऑर्डिनेशन होता रहेगा, है ना। और भी लोग भारत के हैं जो बहुत जुड़ेंगे, अलग अलग ग्रुप्स में जो समझे हैं। और कोई क्वेश्चन थॉमस? जी भैया, मैं अभी भारत के बाहर हूँ, तो मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ग्राउंड लेवल पे गांव में? तो इस पे कुछ विचार होगा आपका? थॉमस, आपकी स्किल्स जो भी हो, आप स्किल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नंबर 1, है ना। नंबर 2, आप नेटवर्क से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने, ठीक है। कि इन प्रपोजल्स को समझें और लोगों में शेयर करें खुद समझ के, राइट। कभी भी वर्कशॉप पता चले तो अपने उन मित्रों में बांटें कि भाई देखो एक वर्कशॉप हो रही है, तुम जरूर अटेंड करो। मतलब ज्ञान फैलाए हम लोग, नंबर 1, ज्ञान की ज्योत फैले, ठीक है। अपने अंदर प्रज्वलित हो और मेरे दोस्तों परिवार में ज्ञान की ज्योत फैले, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, आप में भी चाहें तो फंड्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी एक योगदान है। तीसरा, आप स्किल्स के थ्रू, आपकी स्किल क्या है वैसे, अगर मैं मैं एक डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। अरे भाई क्या बात की आपने तो हमारा जो प्लेटफॉर्म एजुकेशन का सेट होना है, हम 2-4 डेवलपर्स हैं अभी टीम में, आप भी आ जाइए ना हमारे साथ। वीकेंड्स जी पे जी काम बिल्कुल। है, पार्ट टाइम काम है, मिलके बनाते हैं ना अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ई कॉमर्स, अपना एजुकेशन प्लेटफॉर्म, राइट। अपनी टेक्नोलॉजी सेल्फ मेड हो सारी की सारी। इससे बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन हो जाएगा थॉमस, आनंद आ जाएगा। आप कोडिंग में जुड़िए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, खूबसूरत बात, देखिए जवाब मिल गया, है ना। दूसरी चीज, आप यहाँ भी इंटरनेट है, आके यहाँ भी काम कर सकते हैं। मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मेरी भी कंपनी है mindgraph.com, हम काम करते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी है। तो खैर, सो और कोई सवाल किसी के या टिप्पणी? हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। किसी को अकाउंटिंग आती है तो हम यहाँ पे अपनी सोसाइटी सालिक की रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग में ही आप हेल्प कीजिए, कहाँ क्या रजिस्टर करें, गाइड ही कर सकते हैं। हर कोई अलग रूप में कर सकता है। जी नमस्ते भैया। हाँ बोलिए। जी मैं एज ए वॉलंटरी अपना थोड़ा बहुत योगदान देना चाहता हूँ। अरे वाह, यहाँ गांव में आकर हमारे साथ? जी जी। वाह पंकज, आनंद आ जाएगा, आ जाइए। हमको जरूरत है, यहाँ पे प्यारों की जरूरत है इस प्रोजेक्ट को पूरी जी धरती से कुछ प्यारे सामने आके इसको सच्चाई बनाए। और हमें गांव सालिग में भी कुछ प्यारों की जरूरत है। हमको कुछ बड़े सुंदर लोग मिल भी रहे हैं, मेडिटेटर्स, बड़े गहरे एडवांस्ड, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। वो भी शिक्षा में जुड़ेंगे। आप भी आइए प्लीज और जुड़िए। आप किस रूप में योगदान देना चाहेंगे पंकज? मैं बच्चे को पढ़ा भी सकता हूँ थोड़ा बहुत। हम्म। और मतलब कि और फार्मिंग भी कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ? मतलब थोड़ा बहुत खेती वगैरह भी कर वाह सकता हूँ, पंकज, सब्जी वगैरह भी उगा क्या सकता बात हूँ है, ऐसे। क्या और बात। अ, और बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। तो काफी है पंकज भाई, हम लोग भी यही कर रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, साथ में हम अपना साबुन वाबुन खुद बना रहे हैं, अपनी बेकरी खुद शुरू कर रहे हैं। तो यही सब चीजें बनाएंगे हम लोग, है ना। छोटे छोटे काम, खेती पूरे दिन का काम होता नहीं है, किसी टाइम हमने छोटी सी बेकिंग कर ली मिलके, राइट। ओ हो।
हेलो